तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आप जानते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल पर एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। उसी पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। निगाहें उधर भी टिकी हुई हैं जहां आज तीसरे फेज का मतदान हो रहा है और उस मतदान में प्रतिशत काफी कुछ एरिया में काफी कम है। उस पर चर्चा और उसको लेकर लगातार हमारी सहयोगी बुशरा खानम और साथ में सर्वमित्रा सुरजन को आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, उसको दूसरे स्ट्रीम पे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है तीसरे फेज में। लेकिन यहां totally focused on सुप्रीम कोर्ट एंड अरविंद केजरीवाल की सुनवाई। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपनी तरफ से कहा, जब टाइमिंग का सवाल आया तो अरविंद केजरीवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसके बाद से परिस्थितियां बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी आपने फर्स्ट हाफ में देखा कैसे हाफते हुए नजर आए एसजी तुषार मेहता और उनके साथी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, ये दोनों। और इन सब पर हम लगातार चर्चा पिछले 2 घंटे से कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद अब आपके सामने फिर से हाजिर हैं हम और आप सबका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और स्वागत में करना चाहूंगा हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। अमलेंदु जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सीधे सुप्रीम कोर्ट चलेंगे और अभी से देखिए 1:56 और अभी से ठीक 4 मिनट बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी। लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ है यह आप तक रखना जरूरी है, क्योंकि आज सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई थी पहले से, क्योंकि आज तारीख है 7 तारीख। और आज कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ईडी को आपको जो अपनी दलील देनी है दीजिए, लेकिन हम इस बात पे तैयार हैं कि इन्हें अंतरिम जमानत दे दी जानी चाहिए। तो इसके बाद में अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए दिखे पहले राजू ने जो बातें कही, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजों की बेंच, संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता, इन दोनों ने जो सवाल किए उन सवालों में राजू फंसते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद राजू का साथ देने के लिए आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी बदबुदाते हुए और कुछ गड़बड़ करते हुए नजर आए। गड़बड़ इस सेंस में कि सीधे आप अगर कुर्सी के ऊपर, आसंदी के ऊपर, जज के ऊपर अगर आप कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं जो जज को पसंद ना आए तो फिर आपके फैसले में कुछ गड़बड़ हो सकता है, और वही वहां दिखाई दे रहा था। अमलेंदु जी, यहां पर इस केस को कैसे अब देखा जाए, यहां से किस दिशा में जाता हुआ केस? और हालांकि बहुत ही ग्रिप मजबूत दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद उनकी भूमिका क्या हो, इस पर अभी बहस होना बाकी है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कहा कि जैसे आपने नारायण राणे को, जैसे आपने शिवशंकर दास को, जैसे आपने उधर चंद्रबाबू नायडू को, इन सबको छोड़ा और उनको बेल ग्रांट की जमानत, परमानेंट जमानत दी, वैसे ही इधर भी जमानत दीजिए। लेकिन हमारा केस जो है वो ये है कि ये गिरफ्तारी ही इलीगल है, गैर कानूनी है। इस पर क्या कुछ और रहा है जरा एक बार रिकैप कीजिए। तब तक वहां जजेज आकर, क्योंकि दोनों तरफ के जो वकील हैं वो आ चुके हैं कोर्ट रूम में, अब जजेज का आना बाकी है। राजीव जी, देखिए, एक तो ये जो अंतरिम जमानत का मामला है, ये अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं अंतरिम जमानत के लिए, जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल गए हैं कि ये गिरफ्तारी ही अवैध है और ये केस जो है वो खारिज किया जाए। अंतरिम जमानत की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद आई है कि चूंकि चुनाव का समय है और ये एक जनहित का मामला है, तो इसलिए इसमें इनको अभी अंतरिम जमानत दी जाएगी। और ये केस फर्जी है या कैसा है, इस पर क्या इसके कानूनी पक्ष है, इस सब पे बहस आगे चलती रहेगी, ऐसा समझा जा सकता है राजीव जी, जिस तरीके की अभी सारी प्रोसीडिंग्स चली हैं उसको देखते हुए। और ये बात भी राजीव जी जो पिछली सुनवाई थी उस पर आई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंतरिम जमानत देने जा रहा है, और ये पिछली उस पर टिप्पणी की गई थी। सारी बातें सुनने के बाद 2 दिन की जब सुनवाई हुई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी, उसको सुनने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई थी कि हम फिलहाल जो है इस पर अंतिम जमानत के लिए जा सकते हैं। तो राजीव जी, अब ये कुल मिलाकर के देखिए, अंतिम जमानत तो दी जाएगी, इतना तो तय है, लेकिन अंतिम जमानत पर क्या कुछ शर्तें लगाई जाएंगी या क्या शर्तें नहीं लगाई जाएंगी, इसको लेकर के अभी आधे घंटे एएसजी राजू जो है वो अपना तर्क 2 बजे से और 2:30 बजे तक रखेंगे, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। फिलहाल जो अभी तक राजीव जी, जो आज की जो खासतौर से कहा जाए कि जो सुनवाई हुई और आज की जो बहस हुई, उसमें ईडी की तरफ से बहस की गई और ईडी ने अपने तमाम तर्क जो थे वो रखे। लेकिन वो जो तर्क ईडी ने रखे राजीव जी, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कहा जाए सिरे से खारिज कर दिया उनके सारे तर्कों को। एक तो ये कि जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपको ये ध्यान रखना है कि धारा 19 जो पीएमएलए एक्ट की है उसके तहत आपने कार्रवाई की या नहीं की, उस धारा वहां तक आते हैं अमलेंदु जी। लेकिन अभी आखिर में क्या बात हुई है, जरा साथी जो हमारे साथ बाद में जुड़े उनको बता देना चाहता हूं।
साफ साफ कहा गया कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से कहा गया कि हम आपको जमानत देना चाहते हैं। और अदालत में जमानत का विरोध कर रही ईडी ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं, साफ साफ कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं, आप ऑफिशियल ड्यूटी लेकिन नहीं करेंगे, हम जमानत दे देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी करें, अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। यह सब अदालत ने कहा है वहां पर अरविंद केजरीवाल के केस में, जबकि अरविंद केजरीवाल ने जमानत नहीं मांगी है। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने, अब भाई आप जमानत नहीं मांग रहे हो, हम जमानत देने के लिए तैयार हैं, तो कुछ शर्तें तो लगाएंगे अमलेंदु जी। तो शर्तों में एक आ गया कि ऑफिशियल काम नहीं करेंगे, अगर ये चुनाव का समय नहीं होता तो हम आपको जमानत भी नहीं देते। तो केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां पर साफ साफ कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, शर्त है कि एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो किसी भी काम को इस आधार पर ना रोकें कि फाइल पर साइन मुख्यमंत्री के नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला होगा, इन्होंने साफ साफ कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वहां पर कहा है कि मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क किया जाना चाहिए, किया जाना सही नहीं है। आप कह रहे हैं ये एक विशेष परिस्थिति है, आम आदमी भी विशेष परिस्थिति में हो सकता है, कई लोग जेलों के अंदर हैं और उन लोगों को भी तो बाहर आना चाहिए, ये बातें यहां कह रहे थे। और राजनेताओं की कैटेगरी को अलग ना बनाएं, ये राजनेता हैं इसलिए इनको आप जमानत दे दें और कई लोग ऐसे ही हैं उनको जमानत नहीं देते हैं, इसको आप अलग मत बनाइए, इससे जनता के बीच संदेश जो है वो गलत जाएगा। ये सारी बातें वहां हुई हैं। एक अपने आप में अलग तरह की दलीलें यहां पेश करने की कोशिश तुषार मेहता की तरफ से हुई, लेकिन यहां पर केजरीवाल के जमानत पर जो कोर्ट ने जो कमेंट किए थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण वही था कोर्ट का कहना। संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, सबसे बड़ी बात कि ये आदतन अपराधी नहीं है और ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा का चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ये बात उन्होंने कही कि अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था, हम अंतरिम जमानत की बात नहीं करते। लेकिन चुनाव साल में 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव, इसलिए यहां पर हम चाहते हैं कि इनको अंतरिम जमानत दी जाए यहां पर। लेकिन जमानत की एक शर्त है, शर्त यह है कि केजरीवाल किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, सरकारी कामकाज को नहीं देखेंगे, वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे, ऐसा हुआ तो हितों में टकराव होगा और हम ये नहीं चाहते हैं ये बात। लेकिन ईडी की तरफ से जमानत को रोकने के लिए जो दलीलें दी गई हैं उन दलीलों में क्या क्या बातें हैं ये भी आपको बता दूं। ईडी ने कहा कि कोर्ट का नजरिया क्या है, आपको राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपको राजनेताओं के लिए अलग, राजनेता के लिए अलग और पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए अलग ऐसी कैटेगरी नहीं बनाना चाहिए। देश में इस वक्त 5000 केस हैं जिसमें सांसद भी शामिल हैं, इन सभी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए क्या? अगर 5000 ऐसे केसेस हैं उसमें सांसद भी शामिल हैं और जिस कैटेगरी में आप लेके जा रहे हैं इसमें क्या उन सबको जमानत पर रिहा कर देना चाहिए? अगर कोई किसान जिसका बुआई का सीजन चल रहा है वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है क्या? किसान का जिक्र यहां कर रहे हैं, आम आदमी का जिक्र किया जा रहा है इधर ईडी की तरफ से। जमानत पर रिहाई दी गई तो यह संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था लेकिन उन्हें चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लिया गया, यह भी कहना है उसका। इसमें तो बहुत सारी सच्चाई नजर आ रही है कि जमानत पर अगर रिहाई दे दी गई तो यही साफ संदेश जाएगा, यह ईडी का कहना है दोस्तों कि जमानत पर अगर आप इनको रिहा कर देते हैं तो यह संदेश जाएगा। लेकिन इस बीच बेंच भी असंबल हो गई है, 2 बज गए, 2:04 बेंच असंबल हो गई है और आगे जैसे ही अभी सुनवाई शुरू होती है आप तक बताएंगे। और यहां पर यह भी कहा कि अगर उन्होंने सहयोग किया होता और 9 समन नजरअंदाज न किए होते तो शायद गिरफ्तारी न होती। ईडी ने इन सब ये अपनी दलीलें दी हैं आज इन दलीलों के आधार पर। लेकिन कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना इन दोनों की कोर्ट ने आज इनकी बातें नहीं सुनी और अब मामला आगे बढ़ रहा है। अब मामला आगे कहां तक बढ़ता है अमलेंदु जी, क्या क्या चल रहा है? कोर्ट असंबल हो चुकी है और बेंच असंबल हो चुकी है कोर्ट में और अब
जस्टिस खन्ना ने अपनी बात रखना शुरू की है और मेहता ने भी अपनी बात रखी है और कुछ व्यूज हैं उनके अंसारी जजमेंट का जिक्र भी इन्होंने किया है। ये सारी बातें अब आप तक हम पहुंचाएंगे दोस्तों, जैसे जैसे एक एक करके अपनी बात यहां आएंगी। जैसे यहां पर एसजी ने बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता की मौजूदगी वाले फैसले का हवाला दिया, क्योंकि एक बेंच थी जिसमें दीपांकर दत्ता भी थे। उन्होंने कहा था कि और उसमें वो जो हवाला है वो है अंसारी का मामला। उन्होंने कहा कि मैं अंसारी के फैसले में अल्पसंख्यक दृष्टि रखना चाहता हूं। तो फिर यहां पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि वकील मेरी राय अल्पमत में थी। ये कह रहे हैं वकील साहब मेरी राय अल्पमत में थी, यानी कि मैं उस फैसले के खिलाफ था। हाँ। दत्ता ने कहा कि वो जो फैसला दिया गया था अंसारी का मामला, उसमें मैं उसके खिलाफ था। फिर एसजी कहते फिर भी इसका हवाला दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका हवाला दिया जा सकता है। अब बेंच दूसरी है, जो बेंच है उस बेंच में वो जज मौजूद हैं, वो जस्टिस मौजूद हैं जिन्होंने उस फैसले के खिलाफ अपना फैसला दिया था, और उनकी बेंच में उसी ढंग की एक दलील, अंसारी केस की दलील लेकर के आए हुए हैं यहां पर एसजी तुषार मेहता को आधे घंटे का समय दिया गया है और इस आधे घंटे में अपनी बातों को रखना है। तो दोस्तों आप कहीं जाइए मत, लगातार हम आप तक बहुत सारी बातें पहुंचा रहे हैं और ये बातें जो हैं ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगी। ये बातें, ये केस नजीर साबित हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि चाहे चुनाव का वक्त हो या ऐसे हो, हर वक्त कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेताओं को या जो भी सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ भी अपनी कार्रवाइयां करता है उसको जांच एजेंसियों के थ्रू उठवा लिया जाता है, गिरफ्तार करवा लिया जाता है। ये इसीलिए एक नजीर साबित होने जा रहा है ये केस। अमलेंदु जी आगे क्या कुछ है? जी राजीव जी, अब उन्होंने जो जस्टिस दत्ता ने बीच में हस्तक्षेप किया, उनका कि बहुमत का मानना है कि अपरिवर्तनीय परिणामों को ध्यान में रखना होगा, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको जो है वो ध्यान में रखना होगा। मेजॉरिटी का मतलब ये मानना है। फिर उन्होंने कहा कि ये मतलब एक तरीके से एक सांसद के रूप में अपना पूरा कार्यकाल कर रखने की अनुमति दी गई। मतलब जिस केस का वो हवाला दे रहे थे अंसारी मामले का, उस मामले में उन्होंने कहा कि उनको पूरा अपना कार्यकाल जो था सांसद के तौर पे वो करने की अनुमति दी गई। तो यानी कि राजीव जी वो जो अल्पमत का फैसला था उसको जो कोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे एसजी मेहता, उसका एक तरीके से जस्टिस दत्ता और जस्टिस खन्ना दोनों ने जो वो यहाँ पे कंट्राडिक्ट किया कि आप यहाँ पे बिल्कुल कंट्राडिक्ट करते हुए जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता ने साफ साफ कहा कि अंसारी का जो मामला है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अंसारी का मामला यहाँ फिट नहीं बैठता है। अंसारी केस को लेके उसका हवाला लेकर के आए यहाँ पर, जिसमें जस्टिस दत्ता ने साफ साफ कहा कि मैं उस फैसले में अल्पमत में था, यानी मेरा फैसला जो था वो और भी जजों के खिलाफ था, उनके फैसले के से इतर था, अलग था, इसलिए उस फैसले को यहां पे आप मत लाइए। लेकिन एसजी तुषार मेहता ने कहा कि लेकिन फिर भी वो दलील तो बनती है, वो तो इन्होंने फिर आगे बात अपनी रखी है, जस्टिस दत्ता ने भी और जस्टिस खन्ना ने भी, और दोनों ने एक पक्ष में ये कहा कि वो जो निर्णय है वो निर्णय अलग है। और सबसे बड़ी बात कि उसके बाद भी उन्होंने अपना कार्यकाल जो सांसद के रूप में अपना कार्यकाल अंसारी ने पूरा किया था। यह बात बहुमत का मानना है कि अपरिवर्तनीय परिणामों को ध्यान में रखना होगा, उन्हें एक सांसद के रूप में अपना पूरा कार्यकाल रखने की अनुमति दी गई। ये कह रहे हैं उस समय मेजोरिटी हेल्ड जो वो अंसारी वाला मामला था। लेकिन आगे कुछ और, क्योंकि अब फटाफट दलीलें आएंगी। जी राजीव, जस्टिस दत्ता ने कहा कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि ठीक इसी तरह की चीजें थी वो अर्नब गोस्वामी के केस में भी हुई थी। जस्टिस दत्ता ने राजीव जी अब ये उनको मेहता को बताया कि इस तरीके के बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर था वो उसको चैलेंज दिया गया था, तो ऐसी बहुत सी चीजें अर्नब गोस्वामी के केस में थी। राजीव, अर्नब गोस्वामी का केस आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के सुना था, अर्नब मेहता वाला। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमें एक फाइनल ऑर्डर करना है, तो हम ये इंटरिम ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं। ये जस्टिस खन्ना ने अभी बीच में अपने बात रखी। जी जी बिल्कुल। जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर मुझे ठीक से याद है तो अर्नब गोस्वामी के मामले में भी यही हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। ये कह रहे हैं जस्टिस दत्ता। अर्नब गोस्वामी का केस आपको याद होगा, और उसके बाद में ये कहा गया कि फिर मेहता ने कहा कि ये आपके आधिपत्य का अंतिम निर्णय था, दैट वाज द फाइनल जजमेंट बाय योर लॉर्डशिप।
ये आपका ही फाइनल जजमेंट था योर लॉर्डशिप, ये मेहता कह रहे हैं, तुषार मेहता सरकारी पक्ष, और इस पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि जब हम अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं तो हम हमेशा अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। व्हेन वी कैन पास अ फाइनल ऑर्डर वी कैन ऑलवेज पास एन इंटरिम ऑर्डर, ये कह रहे हैं जस्टिस खन्ना। जब हम फाइनल ऑर्डर पास कर सकते हैं तो हम अंतरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, अंतरिम आदेश भी पास कर सकते हैं। यानी आप जो बहस कर रहे हैं, आप जिस दिशा में इस बहस को लेकर जाना चाहते हैं उस दिशा में यह बहस नहीं जा सकती है, यह साफ साफ यहां कह रहे हैं जस्टिस खन्ना। जस्टिस दत्ता ने भी अर्नब गोस्वामी के केस को, आप जानते हैं अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के मालिक, पत्रकार और एक पक्षीय पत्रकारिता करते हुए नजर आते हैं। उनका जो मामला था उसमें रात को कोर्ट बैठी थी और मुंबई हाई कोर्ट का फैसले का भी जिक्र यहां पर किया है जस्टिस दत्ता ने, लेकिन और साथ साथ जस्टिस खन्ना ने साफ साफ कहा कि हम फाइनल ऑर्डर देते हैं तो अंतरिम ऑर्डर भी दे सकते हैं। और यह बात यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है कि यह दिशा किधर है। जी राजीव जी, इसका मतलब कि माननीय न्यायाधीश ने जो है ये बताया एसडी साहब को कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र पर जो सवाल उठा रहे हैं, आपको ये हमारे अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। हमें अपने अधिकार मालूम है कि हम कब आदेश पारित कर सकते हैं और क्या आदेश पारित कर सकते हैं। इस मामले में सरकार हमको जो है वो गवर्न करने की कोशिश ना करे। एक तरीके से राजीव जी ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बताया, चूंकि सरकार की तरफ से एसडी वहां मौजूद हैं, उनको ये बताया कि आप हमको ये गवर्न करने की कोशिश मत कीजिए कि हमको क्या करना है क्या करना। हमें जो अधिकार है, जो हम आदेश पारित कर सकते हैं वो हम कभी भी पारित कर सकते हैं। जब हम आखिरी आदेश पारित कर सकते हैं तो हम इंटरिम ऑर्डर भी कभी भी पारित कर सकते हैं। यानी कि राजीव जी इस तरीके से समझा जा सकता है कि एक तरीके से साफ संकेत है कि इंटरिम बेल अरविंद केजरीवाल को मिलने जा रही है, यह समझा जा सकता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। और उधर आज एक केस और भी है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो न्यायिक हिरासत है वो न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। उधर कावेरी बावेजा जो दिल्ली की जो लोअर कोर्ट के राउज एवेन्यू कोर्ट की जज हैं, उन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है। तो उधर लोअर कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 20 मई तक, अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है। लेकिन इधर उनकी जमानत पर पैरेलली एट द सेम टाइम फैसला अभी आने का वक्त है। हम लोग देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल का फैसला क्या आता है। लेकिन यह प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि जब हम फाइनल ऑर्डर कर सकते हैं तो अंतरिम ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप मुझे मत बताइए कि हमको करना क्या है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार थोड़ा सा गवर्न करते हुए नजर आ रहे हैं, रूल करने की कोशिश करते हुए बेंच को नजर आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा नाराजगी प्रकट करते हुए यहां पर जस्टिस खन्ना जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं तुषार मेहता के ऊपर। ये साफ माना जाए? जी 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 बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल साफ तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं। और फिर मेहता ने अपनी तर्क दिया बाद में कि उचित संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति को 226 जो है याचिका दायर करने की सलाह दी जाती है। इसके दो परिणाम होंगे, अनुचित वर्गीकरण और जैसे ही उन्होंने कहा कि अनुचित वर्गीकरण, और इसी पे जस्टिस खन्ना ने टोका उनको और कहा कि हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि यह एक राजनेता है या नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ विशेष या असाधारण परिस्थितियां होती हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या चुनाव को देखते हुए अपवाद जरूरी हैं। यानी कि यहाँ साफ कहा गया जस्टिस खन्ना की तरफ से कि हम ये विचार कर रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए क्या इनको अंतरिम जमानत दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। हम इस पर जा ही नहीं रहे कि ये राजनेता हैं या नहीं है, इनके पास कोई विशेष अधिकार या परिस्थितियां हैं कि नहीं है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि राजनेताओं के लिए अलग से कोई कानून होना चाहिए। इससे पहले जब बेंच उठी थी उससे पहले ये तर्क दिया था जो भी एसजी मेहता ने कि साहब आप जो है इस तरीके से अलग कानून की बात कर रहे हैं राजनेताओं के लिए। तो इस पर उन्होंने कहा जस्टिस खन्ना ने कि हम अलग से राजनेताओं के लिए किसी अलग कानून बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जनहित में जो है राजीव जी, वो कि जनहित में क्या जरूरी है इस समय, वो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अंतिम जमानत की बात की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी यहां पर साफ साफ कि उचित संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। और कहा कि उसको 226 याचिकाएं दायर करने की सलाह दी जाती है। इसमें 2 रिजल्ट हो सकते हैं और अनुचित वर्गीकरण हो सकता है। और जैसे ही कहा वैसे ही जस्टिस खन्ना ने तपाक से कहा कि हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि ये एक राजनेता है या सामान्य आदमी, साधारण आदमी है।
है। प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ विशेष या असाधारण परिस्थितियां होती हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या चुनाव को देखते हुए अपवाद जरूरी है, क्या चुनाव को देखते हुए इस इंसान को, इस आदमी को, जो राजनेता हो या ना हो यह मायने नहीं रखता, इसको छोड़ा जाना चाहिए, जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजनेताओं के लिए अलग कानून होना चाहिए जो आप यहां कह रहे हैं। और इस पर मेहता ने कहा, तुषार मेहता ने कहा कि आपके आधिपत्य के आधार अधिकार क्षेत्र का कोई प्रश्न नहीं है मिलॉर्ड। यहां साफ साफ कह रहे हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, तुषार मेहता कह रहे हैं। बस इसके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। अभियोजक के लिए यह असंभव होगा जब कोई किराना मालिक आएगा या मजदूर आएगा। जब कोई किराना मालिक या मजदूर आएगा तब क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे जैसा आप अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं? ये सवाल कर रहे हैं। उसके पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कह रहे हैं, यानी कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये आदमी असाधारण हो या साधारण हो, अरविंद केजरीवाल की जो ये है अंतरिम जमानत है उसको रोकने की कोशिश यहां तुषार मेहता कर रहे हैं। और तुषार मेहता साफ साफ कह रहे हैं कि उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। तो सिंह भी यहां पर कह रहे हैं कि मैं किसी फाइल पर साइन नहीं करूंगा, लेकिन एलजी मना नहीं करेंगे। मैं किसी फाइल पर साइन नहीं करूंगा, यानी मैं मतलब अरविंद केजरीवाल, मैं किसी फाइल पर साइन नहीं करूंगा, लेकिन क्या एलजी मना करेंगे? एलजी तो कहते हैं कि सीएम से साइन करवा के ले आओ। आई विल नॉट साइन एनी फाइल बट एलजी विल नॉट रिफ्यूज। क्या एलजी रिफ्यूज करेंगे या नहीं करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि कई सारी ऐसी फाइलें आई जिस पर इन्होंने एक पोर्टफोलियो नहीं होने के आधार पर कि हमारे पास आबकारी विभाग नहीं है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री हूं, उससे क्या हुआ? तो लेकिन एलजी भेजते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री से अनुमोदित करवा के ले आओ। तो क्या ऐसा नहीं होगा? यह भी यहां पर बता दीजिए। ये यहां पर तबाक से कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने। तुषार मेहता लगातार अपनी बातें यहां रख रहे हैं। तुषार मेहता कह रहे हैं कि इस आदमी के पास जब कुछ है ही नहीं तो इसको जेल में रहने दो। वो यही कह रहे हैं कि इस आदमी के पास जब कुछ नहीं है तो इसे जेल में रहने दो, इसे बाहर क्यों निकालते हो? तो इसी पर वहां पर जो बहस चल रही है, उस बहस में यहां जो बातें हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात और जिसकी तरफ इशारा करते हुए, और यहां पर लेकिन राजू फिर आते हैं। राजू कह रहे हैं कि बड़ा नहीं, जमानतों के लिए पीएमएलए की धारा 45 के तहत मानदंडों का पालन करना जरूरी है। अब यहां पर राजू आ गए हैं, एएसजी राजू कह रहे हैं कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत मानदंडों का पालन करना जरूरी है। चलिए, मानदंडों का पालन करना भी जरूरी है, ये भी मान लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है अमलेंदु जी कि क्या यहां पर इनकी दलीलें उतनी फिट बैठती हैं जो दलीलें दी जा रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी जी, बिल्कुल दलीलें फिट नहीं बैठ रही हैं। और इसकी तरफ जो है मतलब जब उन्होंने तुषार मेहता ने कमेंट किया तो फिर जस्टिस खन्ना ने उनको याद दिलाया कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र पे जो सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद फिर उनको सफाई देनी पड़ी मेहता को कि नहीं हम आपके अधिकार क्षेत्र पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, आपका जो अधिकार है उस पर हम कोई सवाल नहीं। 45 की बात कर रहे हैं। अब राजू जो है वो पीएमएलए 45 में आ गए। जब 45 पे बात होती है तो वो तब सीआरपीसी में चले जाते हैं, लेकिन अब 45 पे आ गए। अब 45 धारा 45 क्या है? पीएमएलए के धारा जो 45 है उसके अनुसार याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तभी जमानत दी जा सकती है जब अदालत संतुष्ट हो कि ये मानने के लिए उचित आधार हैं कि वो इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। जमानत पर रहते हुए वो कोई अपराध नहीं करेगा, तभी उसको जमानत दी जा सकती है। यानी कि अदालत को यह संतुष्टि हो कि वो इस उचित आधार उसके पास है और इस तरह के अपराध में वो दोषी नहीं है और नहीं ऐसा कोई अपराध करेगा, तभी पीएमएलए की धारा 45 के तहत उसे जमानत दी जा सकती है। ये बात राजू यहां पे बता रहे हैं। यहां पर राजू जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। अब इसके बाद जस्टिस खन्ना क्या कुछ कहते हैं, मतलब साफ साफ लग रहा है एक थोड़ा सा लंच करने के बाद में थोड़ी सी हिम्मत बटोर करके अब सत्ता पक्ष की तरफ से और ईडी की तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं उन बातों में कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कोर्ट ने ये पहले से प्लान कर रखा है कि आगे क्या कुछ करना है। आधे घंटे का समय दिया गया है, 2:18 हो रहा है, 2:04 से ये सुनवाई शुरू हुई है, 2:32 तक, 2:34 तक शायद ये सुनवाई चले। उसके बाद साफ साफ होगा कि आगे क्या कुछ होना है। लेकिन ये तो साफ दिखाई दे रहा है अमरेंदु जी कि कोर्ट ने ही ये प्रपोजल दिया है कि हम इनको पहले अंतरिम जमानत देते हैं।
अब उस अंतरिम जमानत का विरोध कर रहा है यहां पर ईडी, ये दिखाई दे रहा है। आगे क्या कुछ? जी हाँ जी, बिल्कुल ईडी जो अंतिम जमानत का विरोध कर रहा है। और यहाँ राजीव जी ये बात समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की लंबी सुनवाई करेगा और ये मामला इसी तरह बढ़ रहा है कि आपके पास गिरफ्तारी करने के उचित कारण थे कि नहीं थे। चूंकि आपको धारा 50 जो पीएमएल एक्ट की उसमें अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर गिरफ्तारी की है और आपके पास क्या सबूत हैं, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बार बार सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई मुझको जिस समय गिरफ्तार किया गया तो ना तो आपने मुझे ये बताया कि मैं उसमें गवाह हूँ, कि मैं उसमें दोषी हूँ, आपने मुझको कुछ भी नहीं बताया और आपने मुझको गिरफ्तार कर लिया। आपने मुझको सम्मन भेजे, उसमें भी आपने मुझको नहीं बताया। आपने 9 सम्मन भेजे, मैंने सारे समन्स का मैंने जवाब दिया। उसमें मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे किस आधार पर बुलाना चाहते हैं, मैं इसमें कोई अपराधी हूँ, मैं इसमें कोई गवाह हूँ। आपने मुझे उसका कोई जवाब नहीं दिया कि मैं इसमें क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो आपने मुझे गिरफ्तार किस आधार पर कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी राजीव जी आज यही सवाल उठाया कि भाई आपने इनको जिस आधार पर गिरफ्तार किया है वो आपके पास आधार क्या है। और आपको ये बताना पड़ेगा जो धारा 19 पीएमएल एक्ट की है कि उसमें आपके पास क्या बरामदगी है, क्या आपने इसमें मटेरियल बरामद किया है और क्या आपके पास मनी ट्रेल है, ये आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो राजीव जी ये बताने के लिए ईडी के पास अभी तक कुछ नहीं है। हालांकि आप लोग अंतरिम जमानत का विरोध कर रहे हैं, तो अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए उसी सेक्शन 45 पीएमएलए की तरफ आ गए एएसजी राजू, जिस 45 पीएमएलए पे बात करने से बच रहे थे और धारा 41 जो सीआरपीसी की है उसकी तरफ ध्यान दिला रहे थे कि साहब ये जो धारा सीआरपीसी की जो 41 धारा है ये इसके बराबर समझी जा सकती है। तो उस पर उन्होंने ध्यान भी आकृष्ट किया था जज साहब ने कि भाई अलग अलग मामले हैं, इनको गड़बड़ मत कीजिए। आप सीआरपीसी की बात कर रहे हैं और ये पीएमएल एक्ट है, दोनों अलग चीज़ें। जिसमें उसमें मुकदमा है, जिसमें आपने गिरफ्तारी की है, उसकी बात कीजिए। उसमें कानून में क्या क्या कहा जाता है। तो कुल मिला के राजीव जी अभी जो मामला आगे बढ़ रहा है उसमें अभी बहुत सी सारी चीज़ें आएंगी। हालांकि अभी अपनी बात रख रहे हैं एएसजी राजू जो हैं, अब देखते हैं कि आगे और क्या तर्क देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एएसजी राजू, जी हाँ, एसवी राजू वो अपनी दलील पेश कर रहे हैं। उन दलीलों में और पीएमएलए एक्ट की धारा 45 का जिक्र हो रहा है। 45 में जो बातें उसका जिक्र भी किया जा रहा है। उसके अलावा विजय नायर का जिक्र भी आया है यहाँ पर। विजय नायर के मामले को भी लेकर के यहाँ राजू कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता का विजय नायर से जुड़ाव है और इनका कनेक्शन है, दोनों के बीच एसोसिएशन है। याचिकाकर्ता यानी कि अरविंद केजरीवाल, विजय नायर जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में ही नौकरी कर रहा था और वो उस विभाग में नहीं था। विजय नायर वाज नॉट पार्ट ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, ही वाज इंचार्ज ऑफ बीडीएम। वो इंचार्ज था, प्रभारी था और उन्हें कोई वेतन या आय नहीं मिल रही थी। अब चूंकि विजय नायर का मामला भी सामने आया, विजय नायर भी बन चुका है सरकारी गवाह। अब विजय नायर का पक्ष लेते हुए कि वो इस उत्पाद शुल्क में एक्साइज डिपार्टमेंट में कोई ड्यूटी पे मतलब वो उससे जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ इसी में जो है यानी दिल्ली सरकार में तो था वो। और इन दोनों का एसोसिएशन ऑफ पिटिशनर विद विजय नायर, क्या पिटिशनर का इन दोनों के बीच में क्या एसोसिएशन है वो सब हम बता रहे हैं खुल करके। अब विजय नायर का जिक्र लेकर के आ रहे हैं तो 5-6 लोगों का जिक्र जो बार बार अभिषेक मनु सिंघवी लेके आए थे उसमें से एक कैरेक्टर विजय नायर भी है। और इन लोगों को, जिन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार करने के बाद सरकारी गवाह बनाया गया, उनमें से एक ये भी हैं। और उधर एक दक्षिण लॉबी जो है, दक्षिण लॉबी याद कीजिए ये शब्द उस दिन इस्तेमाल हुआ था, साउथ लॉबी जिसको कहा गया था। तो साउथ लॉबी में वो सब हैं जिसमें वंगुटा रेड्डी, फिर इसमें शरत रेड्डी, उसमें और कौन है अमलेंदु जी, राघव रेड्डी है, कविता है उसमें, हाँ के कविता है, ये सब, इन सब का जिक्र आ ही रहा था। तो ये पूरा का पूरा दक्षिण लॉबी की बात। फिर यहाँ पर विजय नायर भी उसी दक्षिण लॉबी का एक हिस्सा है। तो ये सब कुछ मिला करके यहाँ बात रखने की कोशिश, और वो भी राजू की तरफ से। अब एसवी राजू अपनी दलील दे रहे हैं और फाइल लेकर के ये आए हुए हैं, फाइल भी देख रहे हैं जजेज, दोनों जो बेंच है जजों की। और यहाँ पर बेल पिटीशन तो नहीं दी गई है, लेकिन बेल का जो बेल ग्रांट ऑलरेडी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आधिकारिक तौर पे नहीं बल्कि मौखिक तौर पे। और उस पर कि अगर मैं बेल देता हूं, हमारी बेंच बेल देती है, तो उसमें आप अगर रोकना चाहते हैं तो किस आधार पर रोकना चाहते हैं, इस पर बहस चल रही है। ये माना जाए कि साफ क्योंकि सत्ता पक्ष या ईडी कह लें, तो ईडी की तरफ से ये ईडी के सामने ये बात रखी गई है कि जजेस का कि उन्होंने साफ कहा कि जो फाइनल ऑर्डर है वो भी हम ही देते हैं, अंतरिम ऑर्डर भी हम ही देते हैं। तो इसलिए अब हम फाइनल अंतरिम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं कि इनको बेल ग्रांट किया जाए। लेकिन बेल ग्रांट करने
से अगर आप मना करना चाहते हैं तो किस आधार पे मना करना चाहते हैं ये बताइए। इसमें एक आधार ये भी आया कि ये राजनेता है, राजनेता के लिए आप अलग से कानून मत बनाइए और सामान्य आदमी के लिए अलग से मत बनाइए। 5000 से ज्यादा लोग जो हैं, सांसद भी हैं उनमें, वो गिरफ्तार हैं, क्या सबको छोड़ दिया जाए? सब इसी आधार पे आ जाएंगे। इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो फिर इनको क्यों गिरफ्तारी, इनको जेल में ही रखा जाए, जेल से बाहर क्यों लाना चाहते हैं? फिर ये भी कहा गया कि पहले तो आप कह रहे थे कि दिल्ली में चुनाव है, अब आप पंजाब का नाम भी ले रहे हैं। तो बहुत सारी बातें, गड़बड़ बातें यहां पर दिखाई दे रही हैं। इस केस की पूरी फाइल को लेकर के राजू आए, जो फाइल अभी कोर्ट को दी गई है और उस फाइल को कोर्ट को देखना है, वो भी देखना है। तो आधे घंटे का वक्त है। 2:25 होने को हो चुके हैं और 5-7 मिनट में ये बहस यहां पर समाप्त होगी, ये साफ दिखाई देता है। या हो सकता है कि कोर्ट बढ़ा भी दे, अमरेंदु जी, लेकिन आगे क्या कुछ? हाँ, बढ़ा भी सकता है कोर्ट, मतलब सुनवाई तो राजीव जी आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पे, लेकिन इंटरिम बेल पे आदेश जो है वो आज ही आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कहा जस्टिस खन्ना ने लंच से उठने से पहले कि हम आधे घंटे आपको सुनेंगे कि आप इंटरिम बेल पे अपने तर्क रखिए, कि मतलब आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके आप अपने तर्क रखिए। यानी राजीव जी बिना ईडी को सुने हुए फैसला नहीं आएगा, ये है। इसका मतलब पूरी कानूनी प्रक्रिया उसका पालन करते हुए दूसरा पक्ष को भी सुन करके तब इंटरिम बेल जो है वो अरविंद केजरीवाल को दी जाएगी। ये साफ तौर पे एक तरीके से समझा जा सकता है। और एसजी राजू जो बता रहे हैं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है या दिल्ली जो सरकार है उसका विजय नायर से कुछ लेना देना नहीं था, और वो सीएम के आवास के बगल में जो कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत हैं उनके बंगले पे वो एक तरीके से काबिज रहता था। आपको याद होगा राजू जी, कैलाश गहलोत को भी तो बुलाया गया था, ईडी ने बुलाया था अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद, कि वो उनसे भी पूछताछ कैलाश गहलोत से की गई थी। तो कैलाश गहलोत और विजय नायर का मामला आ रहा है। यानी राजीव जी जो बहस होनी चाहिए, आप ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल की जमानत का, इंटरिम जमानत का विरोध क्यों कर रही है, इस पे बात ना होकर के ईडी की तरफ से अभी भी जो तर्क पेश किए जा रहे हैं वो केस से संबंधित तर्क पेश किए जा रहे हैं, जबकि केस पे इस समय बात नहीं हो रही है। इस समय जो बात हो रही है वो हो रही है कि आप इस इंटरिम बेल का किस लिए विरोध कर रहे हैं, वो अपने आप तर्क बताइए राजीव जी। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जब उत्पाद शुल्क विभाग जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट, उसमें या दिल्ली सरकार से विजय नायर का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी सीएम आवास के बगल में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत के बंगले पर कब्जा करने की उसे अनुमति दी गई, विजय नायर को वहां रखा गया। ये सारी बात यहां राजू बता रहे हैं, एसवी राजू जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और विजय नायर के दस्तावेज पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप विजय नायर के दस्तावेज को पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। फिर राजू कह रहे हैं के कविता, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर पर गवाहों के बयान पढ़ रहे हैं। ये सब वहां पे ये जो गवाह हैं और इन लोगों के ऊपर जो गवाहों ने जो बयान दिए हैं उन बयानों को यहां पढ़ा जा रहा है। यानी कि एसवी राजू, के कविता, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर, इन चारों के ऊपर गवाहों ने जो बयान दिए हैं उन बयानों को यहां वो कोर्ट के सामने पढ़ रहे हैं और वहां जो बातें लिखी गई हैं वो बता रहे हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे ये केस जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस केस में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिससे आपको साफ समझ में आएगा कि ये केस किसी और दिशा में जा रहा है। तो यहां अरविंद केजरीवाल का मामला, और इस मामले में सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह कि अरविंद केजरीवाल की जमानत देने के लिए यहां कोर्ट तो तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट में ही जो ईडी का पक्ष है वो अपना पक्ष उधर से रखा जा रहा है। राजू की तरफ से एसवी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से, और इस वक्त इन दोनों ने इन चार लोगों की, केजरीवाल की, के कविता की, विजय नायर की और मनीष सिसोदिया के ऊपर जो गवाह हैं, गवाहों ने क्या बयान दिए हैं उन बयानों को वहां पढ़ा जा रहा है अमलेंदु जी। तो बहुत ही शानदार दिशा में यह जाता हुआ केस। हमारे साथ बनिए दोस्तों, बने रहिए और कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है एक एक पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का यह केस क्यों इंपॉर्टेंट है यह समझना जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक दूसरी दिशा दिखाई देगी जहां पर कोर्ट अगर यह फैसला दे देता है, आज आदेश दे देता है, अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो साफ दिखाई देगा कि जांच एजेंसियां जो बिल्कुल जिन्हें खुली छूट मिली हुई थी उस पर कहीं ना कहीं लगाम कसता हुआ दिखाई देगा। इसकी जरूरत भी है। देश का चारों स्तंभ, चार नहीं तो कहें तीन स्तंभ तो बहुत ही
महत्वपूर्ण है और मजबूत रहना चाहिए। न्यायपालिका और उसके अलावा विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों को बहुत मजबूत होना चाहिए और इसके लिए भी जरूरी है कि इस केस पर नजरें निगाहें हमारी आपकी सबकी टिकी रहें और जो कुछ चल रहा है कोर्ट के अंदर वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तुषार मेहता और एसबी राजू दोनों इन चारों के खिलाफ जो गवाही हुई है उस गवाही को पढ़ रहे हैं कोर्ट के सामने। अमलेंदु जी। जी राजीव जी, अभी पढ़ ही रहे हैं वो एसजी राजू जो है इन बयानों को पढ़ रहे हैं कि जो अच्छा फिर वो बता रहे हैं कि जो विजय नायर की बेल जो थी वो रिजेक्ट की गई थी। फिर वो समीर महेंद्रू के बयान पे आ रहे हैं, मतलब समीर महेंद्रू भी कोई गवाह है, उसके बयान पे वो आए हैं। एसजी राजू उसके बयान को पढ़ रहे हैं, समीर महेंद्रू के बयान को। कुल मिला के राजीव जी अब ये एसजी की तरफ से जो तर्क रखे जा रहे हैं वो अब गवाहों के बयान बताए जा रहे हैं कि गवाहों के क्या क्या बयान थे और किसके खिलाफ क्या क्या बयान दिया। जब ये राजीव जी गवाहों के बयान पढ़ के सुना रहे हैं तो अगर दूसरी तरफ को पक्ष का मौका मिलेगा तो दूसरी पक्ष भी फिर ये रखेगा कि किस तरीके से किस गवाह ने कब क्या बयान दिए और किस बयान के आधार पे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। और जैसा कि जस्टिस दत्ता ने राजीव जी अभी थोड़ी देर पहले उनको टोका था ईडी के वकील को कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ तर्क हो या कुछ एविडेंसेस हो जो एक तरफ से जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ आप इस्तेमाल करें और एक जो गैर दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ हो, उसमें से आप चुनिंदा जो है वो आप अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, आपको उसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यानी कि आपको जो भी बयान मिले हैं उस बयान में से आप अपने मतलब का निकाल लें और बाकी सबको आप किनारे रख दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जो एसजी राजू हैं वो अपने पक्ष के एक तरीके से राजीव जी कहा जाए वो बयान रखते हुए फिर यहाँ नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि उन्होंने जो माननीय उच्चतम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश हैं उनकी उस हिदायत को एक तरीके से कहा जाए वो नजरअंदाज किया है अपने तर्क रखते हुए। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर कह रहे हैं कि विजय नायर की जमानत खारिज हो गई, विजय नायर की जमानत खारिज हो गई थी उस समय राजू कह रहे हैं और कृपया समीर महेंद्रू के बयान पर आए। अब मतलब एक एक करके सबके बयान और बयानों को बता रहे हैं यहाँ पर राजू उस फाइल को लेकर। तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि ये उस समय का सबसे पहला क्षण दिखाएगा जब आपको केजरीवाल की संलिप्तता के बारे में 12/11/2022 को पता चला था। दिस विल शो अर्लीस्ट मोमेंट इन टाइम यू केम टू नो अबाउट केजरीवाल्स इन्वॉल्वमेंट वॉज 12 नवंबर 2022। जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है तो जांच जरूरी थी, ये कह रहे हैं राजू। तो यहां पर 12 नवंबर 2022 का जिक्र आ रहा है और जस्टिस खन्ना पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ये वही समय था। अब यहां पर फिर से जस्टिस खन्ना आ गए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। क्या 22 नवंबर की बात है? उस समय तो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आया था। तो यहां पर अब क्या जवाब देते हैं राजू, ये देखना होगा। एक दिलचस्प मोड़ पर यह केस आ चुका है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, और जिस तरीके से जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता ने सवाल किए हैं उन सवालों के जवाब अभी तक एसजी राजू या तुषार मेहता जो है एसजी उनके पास है नहीं, उनके कोई नहीं दे पाए हैं। बल्कि एक तरह से कहा जाए कि एसजी मेहता जो थे वो तो बड़बड़ाने लग गए थे जी। तो राजू कह रहे हैं कि जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी थी। जस्टिस राजू ने, क्योंकि जस्टिस एसजी राजू ने एसबी राजू जो ईडी का पक्ष रख रहे हैं, ईडी कह लें तो ज्यादा अच्छा है, ईडी का कहना है कि एज फार एज मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसर्न, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है उसमें और इस केस का सवाल है उसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना हमारी जरूरत के आधार पर हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। क्योंकि यहां पूछा गया जस्टिस खन्ना की तरफ से कि आखिर 12 नवंबर 2022 को क्या अरविंद केजरीवाल का नाम आया था। यह साफ साफ पूछा गया है कि क्या 12 नवंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल का नाम था इस केस में। तो उनका कहना नहीं था, लेकिन यहां पर चूंकि इनकी गिरफ्तारी की जरूरत थी इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। तो आधार कुछ नहीं है लेकिन गिरफ्तारी की जरूरत बता करके गिरफ्तार कर लिए और अब जमानत का विरोध कर रहे हैं। ये यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी कुछ मामले आए हैं सामने जिसमें यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जीएसटी के मामले कम हो सकते हैं। कृपया मुझे यहां पर जीएसटी का मैटर भी
आ रहा है, कुछ और भी चल रहा है। जी, कुछ जीएसटी मैटर चल रहे होंगे, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या मतलब हम अभी जारी रखेंगे, मतलब आपकी बात अभी और बाकी रह गई है। तो इसमें वो कहते हैं कि साहब जीएसटी मैटर कुछ और हो सकते हैं, मुझे कुछ मिनट और दे दीजिए। यानी एएसजी राजू कह रहे हैं कि साहब थोड़ी सी बात उसको रखने की मोहलत और दे दीजिए, मैं अपनी बात और रख सकूँ। यानी एएसजी राजू अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने कुछ तर्क जो है वो और अभी रख सकते हैं, जो कि उनको है। चूंकि जस्टिस खन्ना ने जब ये सवाल किया राजीव जी कि अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता के बारे में क्या आपको 12 नवंबर 2022 को पता चल गया था, या वो समय बताइए जब आपको पहली बार पता चला। यानी राजीव जी जो पहले सवाल उठा गए थे उसी तब सवाल जा रहे हैं कि आपको पहली बार कब पता चला कि अरविंद केजरीवाल इस केस में संलिप्त है। आपने जब आपको पता चल गया था तो आपने उसमें गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की क्यों नहीं की, जो कि सवाल राजीव जी अभिषेक मनु सिंघवी ने लगातार उठाया कि भाई अगर आपको मेरे नाम का पता चल गया था 23 जुलाई 2023 में आखिरी बयान जो आपने अपने अप्रूवर का लिया, जो अप्रूवर बन गया था, उसने मेरा नाम अपने आखिरी बयान में लिया, अपने 10वें बयान में, 9 बयान में उसने मेरा नाम नहीं लिया कि 10वें बयान में लिया, तो आपने लगातार 9 महीने तक मुझको छोड़े क्यों रखा? आपने क्या ऐसे ही छोड़े रखा कि मैं और अपराध कर सकूं? तो राजीव जी अब यहाँ ये मतलब आपने इसलिए छोड़े रखा कि चुनाव का इंतजार कर लें? जी, चुनाव का इंतजार कर लें। और दूसरी बात यह कि अगर आपको लगता है कि साहब मेरी अब यहाँ बात आ सकती है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि अगर आप इसलिए विरोध कर रहे हैं कि साहब मैं कोई सबूत मिटा सकता हूं या मैं केस को प्रभावित कर सकता हूं, तो इस आधार पर तो आपको मुझको जुलाई 2023 में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। बिल्कुल, जो कि आपने छोड़ दिया मुझको, जो पहले बात कही जा चुकी है। तो यहां राजीव जी अब ईडी के पास इंटरिम बेल का विरोध करने का कोई मजबूत आधार दिखाई नहीं पड़ता है। यह कुल मिलाकर के राजीव समझा जा सकता है। जो बिल्कुल ईडी की तरफ से एसबी राजू अपनी बात रख रहे हैं और एसबी राजू को कोर्ट ने कहा कि अब हो गया और कितना समय चाहिए, तो इन्होंने कहा कि कुछ मिनट और दे दीजिए, जीएसटी के केसेस उधर दूसरे कोर्ट में चल रहे हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन यहां पर मैं कुछ और रखना चाहता हूं क्योंकि दूसरे कोर्ट में जीएसटी को लेकर कोई केस लगा हुआ है, तो इनका कहना था कि उसमें मैं देख लूंगा बाद में, लेकिन यहां मैं कुछ और बातें रखना चाहता हूं, अपनी दलील और देना चाहता हूं। लेकिन हर दलीलों में साफ दिखाई दे रहा है बहुत कमजोर दलीलें हैं और यहां पर सुप्रीम कोर्ट कभी किसी भी वक्त ये हम फैसला सुन सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक झटका, बहुत बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे सकता है ईडी को। और क्या यहां से चुनाव प्रभावित होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल जाती है, अरविंद केजरीवाल आज रात तक या कल तक बाहर आ जाते हैं, तो यह चुनाव किस दिशा में जाएगा, यह भी कमाल की चीज होगी, वो भी हम देखेंगे। और आज जबकि इस वक्त जब ये चर्चा हो रही है तो उधर मतदान भी हो रहा है और अभी मुझे यह भी लग रहा है अमलिंदु जी कि इस चीज को धीरे धीरे ईडी खींचना चाहती है कि शाम हो जाए, 7 बज जाए, यानी 4 बजे तक तो आप जानते हैं कि सुनवाई, और ये आज नहीं कल पे ले जाया जाए ताकि आज का मतदान कहीं से भी प्रभावित नहीं हो। क्योंकि अगर आज ईडी को झटका लगता है, आज अगर यह फैसला तुरंत आ जाता है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया, भले अंतरिम जमानत पे ही रिहा किया गया, तो इसका एक जबरदस्त असर उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा और मतदाताओं पर भी पड़ेगा। तो ये प्रभाव ना पड़े इसलिए ईडी चाहेगी कि इस केस को खींचा जाए, ये दिखाई दे रहा है। और क्या ये आगे ऐसा होगा, अभी हम देखते हैं और चर्चा करते हैं। जी, मामले को खींचने की कोशिश हो रही है, जो चूंकि एसजी राजू और जो एसजी तुषार मेहता है वो उसको खींचने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि भाई अस्थायी रूप से हम देखेंगे कि क्या ये मामला खत्म हो गया है, तब हम आपको परसों की तारीख दे देंगे। लेकिन ये संभव नहीं है तो हम इसे अगले सप्ताह किसी में रखेंगे, लेकिन अगला हफ्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। इसका मतलब राजीव जी अगर आप इस मामले को खींचेंगे तो अगला हफ्ता ईडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब अगले हफ्ता अगर आप इसको खींचेंगे तो मुझे लगता है राजीव जी कहने का मतलब ये है जस्टिस खन्ना के, तो फिर ये केस जो है फिर उसी तरफ जाएगा जिस तरह अरविंद केजरीवाल जिसके लिए आए हैं, फिर इंटरिम बेल नहीं। इसका मतलब फिर ये गिरफ्तारी जो है वो क्वैश होगी, गिरफ्तारी अवैध ठहराई जाएगी, फिर इस तब मामला बढ़ सकता है राजीव, जो मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, अस्थायी रूप से जस्टिस खन्ना कह रहे हैं अस्थायी रूप से हम देखेंगे कि क्या मामला खत्म हो जाता है, हम आपको परसों की तारीख देंगे। यदि हम संभव नहीं है तो हम इसे अगले सप्ताह में किसी समय रखेंगे। अगला हफ्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ये साफ साफ कह रहे हैं जस्टिस खन्ना ईडी को कि अगला हफ्ता बहुत डिफिकल्ट होने जा रहा है और अस्थायी रूप से हम देखेंगे कि क्या मामला खत्म हो जाता है। ये देखें, टेंटेटिवली वी विल सी इफ दैट मैटर फिनिशेज, वी विल गिव यू अ डेट फॉर डे आफ्टर टुमारो। ये सारी बातें कि आप और रखना चाहते हैं और बातें करना चाहते हैं करेंगे, लेकिन आज अंतरिम जमानत जो है
वो मुझे लगता है कि वो दे दी जाएगी, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये केस तो अभी चलना है। केस चलने के साथ साथ क्या अंतरिम जमानत का मामला और इसके बाद केस, और अगर अंतरिम जमानत के फैसले का विरोध अगर ईडी को इसी ढंग से करना है तो फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिर अगला हफ्ता आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे तो यहां सुप्रीम कोर्ट में ईडी जो है वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साफ दिख रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में उतने सारे सबूत नहीं है, और पीएमएलए की धारा 19, धारा 45, धारा 50 के तहत, और उसके अलावा विजय मदन लाल और पंकज बंसल का जो मामला है जिसका जिक्र उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने किया था और उसी को आगे बढ़ाया जस्टिस खन्ना ने भी, इन सबको अगर मिलाकर आप देखिए तो कहीं ना कहीं ईडी यहां पर फंसी हुई दिखाई देती है अमलेंदु जी। तो एक मजेदार तथ्य यहां पे ये केस जो है आगे बढ़ता हुआ दिख तो रहा है, और ऐसे भी ये केस खत्म नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल जाती है तो इसके बाद में ये होगा कि इस केस में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गए हैं अपनी गिरफ्तारी को इलीगल घोषित करवाने के लिए, अवैध घोषित करवाने के लिए, जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक वो केस तो चलेगा ही, लेकिन चुनाव का वक्त है और टाइमिंग का सवाल है, इसीलिए यहां पर इनको जमानत देने के लिए भी कोर्ट तैयार हो गया है। ये एक अपने आप में बड़ी बात है अमलेंदु जी। जी 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 बिल्कुल राजीव जी, ये बड़ी बात है, चूंकि अब जो अदालत ने सवाल किए हैं और एएसजी राजू से कहा है जिस तरीके से कि भाई ठीक है हम इसको देखते हैं कि मामला आज खत्म हो गया कि नहीं हो गया, वरना हम परसों की डेट देंगे, और अगर इसका मतलब ये कि अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर आप समझ लीजिए कि अगले हफ्ते हम जाएंगे, तो अगला हफ्ता आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। यानी ईडी जो है आप फिर अगले हफ्ते जब आएंगे तो बहुत सी चीज़ों पर बातचीत होगी। इसका मतलब एक तरीके से संदेश दिया जाने की कोशिश की जा रही है कि ईडी महोदय आप अब यहाँ पे ज़्यादा बहस मत कीजिए, क्योंकि आपकी बात हम समझ चुके हैं, आपके पास जो आधार हैं बहस करने के, जो आपके तर्क हैं वो हमारी समझ में आ गए हैं, और आपके पास कोई वैध कारण जो है इसका विरोध करने के फिलहाल नहीं है। ये मुझे लगता है राजीव जी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये संदेश ईडी को देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजू जिस तरीके की बहस कर रहे हैं और जो तुषार मेहता बहस कर रहे हैं वो एक तरीके से राजीव जी ये कहने की कोशिश है कि किसी तरीके से इसको लंबा खींच दिया जाए, हमारी बात और सुन ली जाए, अभी हमें और तर्क रखने हैं और बातें रखनी है। इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ये मतलब अगर आज से बढ़ेगी ये तारीख, ये मतलब एक तरीके से कहना है जस्टिस खन्ना का कि अगर ये तारीख आज से आगे बढ़ती है, आप अगर और बातें रखते हैं तो हम आपको परसों की तारीख दे देंगे, लेकिन अगर आप और ज़्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे तो फिर हम अगले हफ्ते इसकी सुनवाई करेंगे, और अगला हफ्ता अगर हम सुनवाई करेंगे तो ये अगला हफ्ता आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। यानी अगले हफ्ते फिर हम इस केस को ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, और आपकी 2 साल की जो आप जो दौड़ कर रहे हैं इस केस को खोलने की, जांच करने की, उस पर सब पे पानी फिर जाएगा। इसका मतलब राजीव जी एक तरीके से साफ साफ ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जो भावना है माननीय सुप्रीम कोर्ट की वो ये समझी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगला हफ्ता बहुत भारी पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी के लिए, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पैगाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 2 जजों की बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता, दोनों ने जो बात कही है, इस बेंच ने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि अगला हफ्ता आपके लिए भारी पड़ सकता है। आप अगर इसके लिए और समय लेना चाहते हैं तो हम आपको और समय देने के लिए तैयार हैं, परसों का समय भी दे सकता हूं, लेकिन आप इसको और आगे खींचना चाहते हैं तो अगले हफ्ते में हम समय देंगे, मगर वो बहुत भारी पड़ने वाला है वो हफ्ता। तो राजू अपनी बात रख रहे हैं, तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं, बीच बीच में दोनों जो हैं वो गलबैया करते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस खन्ना जो हैं वो सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। इन सवालों के बीच कहीं ना कहीं ईडी फंसते हुए नजर आ रही है, और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही हैं उसमें साफ साफ कहा है कि जब आप एक तो गिरफ्तारी इलीगल घोषित कीजिए, दूसरी बात अगर आप जमानत दे रहे हैं तो पूर्ण जमानत दीजिए। पूर्ण जमानत मतलब कि हम काम भी कर पाए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर पाए, हम तमाम चीजें कर पाए। आप यहां हमको सब तरफ से बांध करके सिर्फ बाहर रखने की कोशिश अगर करते हैं तो वो संभव नहीं है, ये साफ साफ कह दिया गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। तो यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है, और यहां पर दूसरी तरफ जस्टिस खन्ना ने साफ कह दिया है ईडी महोदय अगर आपको अगला मतलब इस पे और बात करनी है तो फिर हम केस के क्वैश की तरफ जाएंगे, इस गिरफ्तारी को जो इलीगल घोषित कराने के लिए इन लोगों ने डिमांड की है उसकी तरफ जाएंगे, और अगला हफ्ता आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो ये
हम कोर्ट में जो चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है ये बहुत ही दिलचस्प केस है, इसीलिए इसके हर पहलू को हम आप तक ला रहे हैं। इस दिलचस्प केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। अरविंद केजरीवाल उसी रात 21 तारीख की रात को सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी ही इलीगल है। फिर वहां पर दूसरे दिन, क्योंकि उस रात को कुछ नहीं होता, दूसरे दिन ये अपनी याचिका को वापस ले लेते हैं अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं लोअर कोर्ट को। लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट पहुंचते हैं वो, और हाई कोर्ट पहुंचते हैं, सीधे लोअर कोर्ट नहीं जाते। इस केस को लेकर हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में 3-4 दिनों तक सुनवाई चलने के बाद इनके केस को हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है कुछ टिप्पणियों के साथ। उसके बाद ये आते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये चौथी सुनवाई है। 3 सुनवाई हो चुकी है, चौथी सुनवाई है, और इस सुनवाई के आधार पर अब आगे, जबकि दूसरी सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम अंतरिम जमानत देने के लिए तैयार हैं। और सबसे याद कीजिए कि पहली शुरुआत हुई थी सुनवाई की, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का पहला जो क्वेश्चन था यही था कि आप जमानत के लिए क्यों नहीं आए, अंतरिम जमानत के लिए क्यों नहीं आए। तो अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था, यानी अरविंद केजरीवाल का कहना था कि मिलॉर्ड, अगर आपने मुझे इलीगल ढंग से गिरफ्तार किया है तो मैं जमानत क्यों मांगूं। मैं सेक्शन 19 के तहत जाना चाहता हूं और उसी के तहत पूछना चाहता हूं कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। सेक्शन 19 जो है वो कहता है कि साक्ष्यों के आधार पर, गवाहों के आधार पर आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन साक्ष्य और गवाह अब दोनों प्रूफ, और उसके अलावा आप मुझे लिख के देंगे, बताएंगे कि गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है। और यहाँ पर अलग अलग सेक्शन, इन सेक्शंस की जब बात हो रही थी तो सीआरपीसी जो धारा है, सीआरपीसी 41, उसमें 41 की बात होने लगी, 164 की बात होने लगी, सीआरपीसी की धारा की अलग अलग पहलुओं पे बात होने लगी, लेकिन पीएमएलए की बात नहीं हो रही थी। अब पीएमएलए का जब जिक्र आया तो पीएमएलए के जिक्र में उन्होंने 19 के तहत और 45 के तहत कुछ और केसेस को लेके आने की कोशिश की, जिसमें जस्टिस दत्ता ने कहा कि ये यहाँ पर लागू नहीं होता, वो अल्पमत का मामला था और मैं उसी बेंच में था। तो ये सब है। अब यहाँ पर आगे क्या कुछ होता है, हमको भी इंतजार है कि आगे वहाँ कुछ अभी और क्या कुछ चल रहा है। अमलेंदु जी राजीव जी, अभी संपर्क हो नहीं पा रहा है, इसलिए बताते हैं अभी जैसे ही संपर्क होता है कि आगे क्या क्या चीज़ चलती है। क्योंकि अभी जस्टिस खन्ना जो कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं एएसजी राजू से, और एएसजी राजू जो कुछ फाइलें अपनी समेटे हुए हैं, ये अभी वहाँ से खबर आ रही है। तो जैसे ही संपर्क होता है वैसे ही आगे भी क्या हो रहा है ये भी बताते हैं। लेकिन कुल मिला के राजीव जी, अभी जो जिस तरीके से मतलब वो इसको खींचना चाहते थे एएसजी राजू और एसजी तुषार मेहता जो है कि मामला लंबा खिंच जाए, और लंबा खींचने के जैसी लगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि सरकारी पक्ष का जो है वो मतलब इंटेंशन ये है कि इस मामले को लंबा खींचा जाए, अपनी बात रखने के बहाने खींचा जाए, तो फिर उन्होंने एक तरीके से उनको चेतावनी भी दे दी कि अगर आप इसको आगे खींचते हैं तो फिर एक तरीके से कहा जाए वो गिरफ्तारी को क्वैश करने की तरफ ये मामला बढ़ सकता है, चूंकि फिर अगला हफ्ता जो है आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। और राजीव जी, इसी तरह की बात जो थी जब संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उस समय भी यही बेंच थी, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच थी, उन्होंने भी कहा था ईडी से कि आपने इनको गिरफ्तार किया है तो अब ये धारा 45 की तरफ जा रहा है, तो आपके पास जो सबूत है वो आप लेकर के आइए, और वरना फिर जो नहीं है तो फिर आप बताइए कि इनको जमानत दी जाए कि नहीं जाए। अगर आप कुछ बातें रखते हैं तो फिर हम इसको गुणदोष के आधार पर इसको तय करेंगे, और फिर हम आपको अगली डेट दे रहे हैं मंगलवार की। लेकिन फिर जैसे ही वो कहा तो ईडी ने कहा कि ठीक है साहब, लंच के बाद हम आपको आके बताते हैं। और लंच के बाद फिर जब ईडी के वकील एएसजी जो राजू है वो जब पहुंचे जाकर के, तो उन्होंने कह दिया कि साहब इनको स्पेशल कंसेशन जो देते हैं और अभी हम इनकी जमानत का विरोध नहीं करते। मुझे लगता है राजीव जी, यहाँ भी चूंकि अब वो इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं तो अब यहाँ भी विरोध करने की स्थिति दिख नहीं रही है एएसजी की या एसजी की या ईडी की। लेकिन वो कुल मिला के उनको अरविंद केजरीवाल को चुनाव में भाग लेने से रोकना है किसी भी तरीके से, तो वो हर संभव प्रयास ये करेंगे कि किसी भी तरीके से चुनाव में हिस्सेदारी उनकी लेने से रोका जाए। लेकिन राजीव जी, अगर ये इस तरीके से प्रयास करेंगे तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये मामला इस तरह बढ़ रहा है कि अगर इन्होंने इस तरीके से रोकने का ज़्यादा प्रयास किया और ज़्यादा इसमें कानूनी दांव पेंच या उलझाने की कोशिश की तो माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर उसी तरह पड़ जाएगा। ठीक है, अगले हफ्ते आपको सुनते हैं और अगले हफ्ते फिर गिरफ्तारी ही को क्वैश कर दिया जाएगा। तो ये ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका राजीव जी एक तरीके से होगा। अभी तो झटका थोड़ा कम होगा, चूंकि अभी तो बात मतलब बीजेपी ये बात कह सकती
सकती है कि इंटरिम जमानत मिली है, चुनाव को देखते हुए मिली है, मुकदमा तो विचाराधीन है। लेकिन अगर ये मान लीजिए गिरफ्तारी ही क्वैश हो गई तो इसका आप समझिए कि राजनीतिक तौर पर कितना ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, इसकी अभी कल्पना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है राजीव जी शायद। तो लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका ईडी का जो है वो अपने बॉसेस से जो है वो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनसे शायद कोई संपर्क नहीं हो पा रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए अभी वो यहाँ कुल मिलाकर कहा जाए कि वही विरोध कर रहे हैं इंटरिम बेल का। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस संजीव खन्ना ने बताया है कि अगर आप ज़्यादा इंटरिम बेल का मतलब आप करेंगे, विरोध करेंगे तो ये मामला आगे बढ़ जाएगा, आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो हो सकता है कि अब शायद बाहर निकल के ASG राजू जो है वो कुछ अपने पॉलिटिकल बॉसेस से बातचीत करें और फिर तब आकर के अदालत में कुछ कहें राजीव जी। तो संपर्क नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप यहाँ बता रहे हैं, रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जस्टिस खन्ना ने साफ साफ कह दिया है कि नेक्स्ट वीक जो है वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। और यहाँ पर अंतरिम जमानत पर खासकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फाइनल ऑर्डर भी हम ही देते हैं और अंतरिम ऑर्डर भी हम ही देते हैं। फाइनल आदेश और अंतरिम आदेश दोनों सुप्रीम कोर्ट ही देता है। इस पर तुषार मेहता ने कहा था, आप याद कीजिए कि जी हाँ जी माय लॉर्ड, ये आपके अधिकार क्षेत्र में ही आता है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये गुस्से में, एक नाराजगी में कहा गया बयान था जस्टिस खन्ना की तरफ से, क्योंकि लगातार इरिटेट करने की कोशिश हो रही थी जस्टिस खन्ना को तुषार मेहता की तरफ से। वो साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि वो बुदबुदा भी रहे थे, वो फिर बड़बड़ा भी रहे थे, वो फिर कई चीज़ों को उसी ढंग से बयान दे रहे थे। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने बयानों को, अपनी बातों को बहुत आराम से रखा था, पहले ही रखा था। और वो साफ दिखाई दे रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है उस प्लेटफॉर्म को, उस नींव को ही आगे बढ़ाने की कोशिश, उसी पर दीवार ले जाने उठाने की कोशिश कर रहे हैं संजीव खन्ना। क्योंकि इतनी मजबूत दलीलें हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन दलीलों के आधार पर अरविंद केजरीवाल का जो केस है ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये यहाँ पर मजबूती के साथ रखा गया है। और उस केस में काफ़ी, अरविंद केजरीवाल के केस में ईडी की तरफ से देखा जाए कि वो काफ़ी उसमें दम दिखाई नहीं देता। हालांकि इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 तारीख तक, 20 मई तक बढ़ा दी है। लेकिन उससे पहले आज जमानत क्या मिल जाएगी अरविंद केजरीवाल को, अंतरिम जमानत मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट तो चाह रहा है कि हम जमानत दे दें। और इसीलिए कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप ईडी, हालांकि अब इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने, यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस जमानत के लिए जो अपनी बात रखी है वो यही रखी है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है साइन मत करना, नहीं करेंगे, लेकिन क्या LG को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हर फाइल पे LG हमसे साइन करवाते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी देखना है कि आगे और क्या क्या बात आती है, चूंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट एक में, इसमें राजीव जी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये आ रही है कि अगर मान लीजिए जो जिसका विरोध किया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि आप हम पे बाउंडेशंस के साथ जो है आप अंतिम जमानत देंगे कि आप फंक्शन नहीं कर सकते और दस्तखत नहीं कर सकते, इसमें महत्वपूर्ण बात राजीव जी है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जिसमें ये क्लॉज जोड़ देता है कि आप दस्तखत नहीं कर पाएंगे, मतलब आप अपना मुख्यमंत्री पद का दायित्व वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर LG इसी के आधार पर जो है फिर राष्ट्रपति को सिफारिश कर देंगे कि हिसाब से देखिए सरकार नहीं चल रही है और ये जो है वो दस्तखत नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो ये कि वो इस आधार पर लौटा रहे हैं फाइनल की इस पर मुख्यमंत्री के दस्तखत नहीं है। और इसीलिए अभिषेक मनु ने ये बात की कि ठीक है हम दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन आप ये कहिए कि LG जो है कोई भी फाइल वापस इस आधार पे नहीं लौटाएंगे कि इसमें मुख्यमंत्री के दस्तखत नहीं है। यानी राजीव जी, ये मुख्यमंत्री के दस्तखत होना या ना होना, या मुख्यमंत्री का फाइलों पर दस्तखत करना ना करना, ये भी इस इंटरिम बेल का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। लगता है कि इसी पे जाकर के मामला थोड़ा सा फंस रहा है, जिसपे ASG राजू जो हैं वो भी थोड़े दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो कुछ गंभीर समस्या में फंस गए हों और शायद उनको अब कहीं बात करने की आवश्यकता पड़ रही हो कि इस पर कितना विरोध किया जाए, कितना विरोध नहीं किया जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का राजीव जी जो मंतव्य दिखाई पड़ रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की उसके दलील के बाद, वो लग रहा है कि इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं लगेंगी। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तर्क दिया कि भाई आपने चंद्रबाबू नायडू का, आपने नारायण राणे को जिस तरीके से आपने दी थी जमानतें, तो उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं थी। यहाँ तक कि संजय सिंह का भी जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं थी। वो जो PMLA कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने उसमें जरूर कुछ शर्तें लगाई थी, लेकिन उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था। यानी आपने ये कहा था कि ये टिप्पणी थी राजीव जी संजय सिंह की जमानत के समय, जब ये कहा गया कि साहब ये बाहर जाके
राजनीतिक बयान नहीं देंगे। तो इसी कोर्ट ने जो था वो टिप्पणी की थी कि हम इसको किसी को नहीं रोक सकते, पॉलिटिकल व्यक्ति है तो पॉलिटिकल बातें करेगा। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये बंदिशें नहीं लगाई जा सकती हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ आप कोई फाइल नहीं देखेंगे, आप उस पर कोई दस्तखत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इस तरीके का कोई आदेश आ जाता है राजीव जी कि आप फाइल नहीं कर पाएंगे तो फिर ये फिर जेल के अंदर से भी आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये फिर एक नया मुकदमा एक तैयार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इसकी तरफ बढ़ता हुआ ये लग रहा है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो तर्क रखा है कि फिर जो है एलजी जो है वो कोई भी फिर फाइल वापस नहीं करेंगे कि इस पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो है इस पर ईडी जो है वो खेल गई है कि ये अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क क्या रख दिया, एलजी को बीच में कहाँ से ले आए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अपनी बात यहाँ रखी कि एलजी का मामला भी यहाँ सामने दिखाई देता है और इस मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर क्या फिलहाल कोई आदेश होता है या इसे भी अगली सुनवाई गुरुवार या अगले सप्ताह के लिए टाल दी जाएगी, ये सब कुछ अभी थोड़ी देर में हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर मामला और इस मामले में जहां तक हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत, अंतरिम जमानत देने के लिए कोर्ट जो है वो तैयार है, सुप्रीम कोर्ट तैयार है, लेकिन इसके आगे क्या कुछ हो रहा है ये एक अलग तरह से दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। और यहाँ मामला जो साफ साफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि अस्थायी रूप से हम देखेंगे कि क्या मामला खत्म हो जाता है, और अगर इस मामले को खत्म करने के हिसाब से देखा जाए तो हम परसों की तारीख देंगे, और अगर संभव नहीं हुआ तो हम अगले सप्ताह की कोई भी समय दे सकते हैं। अगला हफ्ता जो है वो मुश्किल होने जा रहा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद सुनवाई जो है वो पूरी नहीं हो सकी है, ये भी मामला सामने आ रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। हम लगातार अभी जरा संपर्क कीजिए अमलेंदु जी की आगे क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे, क्या ये मामला आगे बढ़ रहा है या आज जमानत मिल रही है, ये देखना जरूरी है। राजीव जी जिस तरीके से कहा है जस्टिस खन्ना ने, उससे लगता है कि शायद आज नहीं मिल रही है जमानत। क्या ये भी समझा सकता है, क्योंकि कहा है कि अगर आप इसको विरोध करते हैं तो फिर हम इसको जो है फिर अगली तारीख पर नाम परसों की हम देंगे, डे आफ्टर टुमारो यानी परसों की हम इस पर तारीख देंगे, और उस पर भी अगर आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर अगले हफ्ता जब चला जाएगा तो फिर जो है फिर आपके लिए फिर भारी पड़ सकता है। तो इससे ये समझा जा सकता है राजीव जी कि अगर एएसजी या एसजी जो है अपनी तरफ से कोई और दलीलें रखना चाहते हैं तो फिर अब वो परसों इस पर सुनवाई होगी उनकी दलीलों पे, और फिर परसों ही अगर फिर वो कहेंगे और बात करनी है तो फिर अगले हफ्ते फिर ये कैश की तरफ ही जाएगा मामला। कुल मिलाकर के अब ये ईडी के ऊपर राजीव जी निर्भर करता है कि वो अपनी दलीलें और रखना चाहते हैं या फिर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरिम बेल देने का आदेश में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, ताकि फिर ये केस लंबा चले, अभी नहीं निपट जाए चुनाव से पहले। तो अब ये ईडी को अपने पॉलिटिकल बॉसेस से राजीव जी कुल मिलाकर संपर्क करना है और बातचीत करनी होगी कि ये मामला जो है इसको खत्म कराने की तरफ ले जाया जाए कि इंटरिम बेल की तरफ ले जाया जाए। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि इस तरफ बढ़ा जाएगा और शायद परसों इस पर अब कोई फैसला आ सकता है राजीव जी, अगर आज थोड़ी बात आगे नहीं बढ़ती है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला हो सकता है कि परसों की तरफ बढ़ जाए, लेकिन अगर यहाँ जमानत, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका लेकर नहीं आए हैं, वो जमानत नहीं लेना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए, गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, इलीगल घोषित हुई है, ये यहाँ घोषित किया जाए और इलीगल घोषित करवाया जाए, ये है। और यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि साफ साफ जैसे इन्होंने कहा, और आप अपनी शर्तों के आधार पर हमें बाहर नहीं रख सकते। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वहां हमसे साइन नहीं करवाएंगे, अच्छी बात है, हम किसी भी फाइल को साइन नहीं करेंगे, लेकिन बात यहां पर एक महत्वपूर्ण यह आएगी कि क्या अरविंद केजरीवाल ने साइन किया, ये अगर एलजी बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा। और वहाँ पर जो दलील दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण दलील दी गई है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं और नारायण राणे भी हैं और उसमें शिवशंकर दास भी हैं। ये तीनों का की जो गिरफ्तारी और उसके बाद इन तीनों को जो जमानत दी गई है। लेकिन मजेदार चीज़ ये है कि ये तीनों जो हैं वो एनडीए में हैं जी, अमलेंदु जी, ये बीजेपी के करीबी हैं तीनों। तीनों बीजेपी के करीबी हैं और तीनों को जमानत मिली है। और एक तरीके से राजीव जी कहा जाए कि वो किस तरीके से ईडी ने उनका विरोध नहीं किया, मतलब चंद्रबाबू नायडू के बारे में तो राजीव जी बड़ा मजेदार बात ये है
कि जब आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये नारा लोकेश के पापा जो हैं ये भ्रष्टाचार में बहुत हैं और यहाँ परिवारवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद जाने क्या क्या बातें सब उन्होंने कही थी। आज उन्हीं नारा लोकेश के पापा के साथ जो है वहाँ गठबंधन किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, राजीव जी, और नारा लोकेश के पापा जो है वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे और हम किसी का कोई आरक्षण नहीं छीनेंगे। इस बीच एक सूचना आपको दे दूं दोस्तों कि अभी ये बेंच जो है कुछ आपसी विचार विमर्श के लिए उठी है और कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर फैसला आदेश आ सकता है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। हो सकता है क्योंकि ये बेंच, दोनों जजों की बेंच अभी उठी है, अंदर गई है। कई बार विचार विमर्श आप सामने बैठ करके नहीं करते हैं, वो अंदर जाते हैं अपने उसमें चैम्बर में और वहां बातचीत करते हैं, विचार करते हैं। तो ये दोनों जजों की बेंच वहां से अभी उठी है और वो अंदर चैम्बर में गई है और बिना किसी आदेश के, बिना ये बताए हुए कि हम अब इसकी सुनवाई, यानी होता है ना कि कहते हैं कि सुनवाई आज की जो है वो पूरी हुई और अब हम आगे करेंगे या अब इसको टू बी कंटिन्यूड, ये सारी बातें होती हैं। यहां पर इन्होंने कुछ नहीं कहा है, ये दोनों उठ के गए हैं। तो आगे अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो सकता है कि अभी आएंगे थोड़ी बहुत जल्दी ही और अंतरिम जमानत पर यहां पर फैसला लेकर के आए, ये भी हो सकता है। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल ये हो सकता है कि अभी कोई फैसला लेकर के आ जाए और अभी घोषणा कर दें कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है और किन किन शर्तों पर दी जाती है, कि या उसमें कोई शर्तें जोड़ी जाती हैं, नहीं जोड़ी जाती हैं। चूंकि जमानत तो देनी है राजीव जी, ये तो एक तरीके से स्पष्ट हो चुका, क्योंकि दोनों विद्वान न्यायाधीश बार-बार इस बात को कह चुके हैं कि भाई जिस तरीके से इस समय मामला है ये और चुनाव चल रहे हैं, तो इस समय ये चुनाव अगर नहीं होता तो इंटरिम बेल की बात ही नहीं उठती। तो इंटरिम बेल तो राजीव जी निश्चित तौर पे बिल्कुल साफ तौर पे है कि समझा जा रहा है कि इंटरिम बेल तो मिलने ही जा रही है, लेकिन बाकी और चीज़ें जो हैं उस पर जो क्या क्या हो सकता है इस पर अभी चर्चा बाकी है। तो दोनों जज महोदय जब अंदर उठ के गए हैं राजीव जी, तो यही बातचीत करने गए होंगे कि इंटरिम बेल दी जाए तो किस तरीके से दी जाए, उसमें क्या क्या शर्तें दी जाए कि नहीं दी जाए, इस पर बात करने के लिए दोनों जो है वो अंदर गए होंगे राजीव जी। और जब बाहर आते हैं थोड़ी देर में तब मालूम पड़ेगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ और हो सकता है कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल पर कोई भी फैसला आ सकता है, अंतरिम जमानत पर खासकर फैसला आ सकता है। लेकिन जज ने कहा था, जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस पर और बहस आप करना चाहते हैं तो हम आपको परसों का समय दे सकते हैं या अगला सप्ताह दे सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हम केस की तरफ जाएंगे। उसमें जमानत की बात नहीं होगी, केस की बात होगी। जिस केस को अवैध घोषित कराने के लिए यहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कराने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, उस केस पे ही बात होगी। और ओरिजिनली ये केस वही है, लेकिन जज का कहना है, दोनों जजों का, इस बेंच का कहना है कि चूंकि चुनाव का वक्त है और टाइमिंग का सवाल है तो हम चाहते हैं कि इनको अंतरिम जमानत दे दिया जाए और जो गुनाहगार है वो कहीं ना कहीं, वो आप जानते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, लेकिन वो राजनीति से प्रभावित क्या ये केस दिखता है, ये सारी बातों पर भी वहां पर चर्चा हुई। तो इंतजार कीजिए, हो सकता है कि थोड़ी देर में अभी हमारे पास ये भी आ जाए, फैसला ये भी आ जाए कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है या नहीं दी गई है, या इस केस को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी है। क्योंकि दोनों जज वहां पर नहीं बल्कि अपने अपने चैम्बर में गए हैं, दोनों एक साथ चैम्बर में गए हैं। अभी विचार विमर्श चल रहा है अंदर और वहां से बाहर आते हैं, फिर से अपनी उस पे आएंगे, टेबल पे आएंगे और बेंच जैसे ही असेंबल होगी और उसके बाद हो सकता है कि फैसला सुनाया जाए। क्योंकि अमूमन यही होता है कि आज इस सुनवाई को हम पूरी कर लिए, या ये सुनवाई अब कल भी जारी रहेगी या परसों जारी रहेगी, या इस सुनवाई में अभी और कुछ डिमांड किया गया, ये सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन आज ये बातें सामने नहीं हुई हैं और सीधा दोनों जज उठ के गए हैं। तो इंतजार है हम लोगों को कि ये दोनों जज आखिर क्या लेकर आते हैं अंदर से। खासकर दोनों जज अपने चैम्बर में गए हैं, एक साथ एक चैम्बर में गए हैं, विचार विमर्श जरूर कर रहे होंगे अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, विचार विमर्श कर रहे होंगे, यही विचार विमर्श कर रहे होंगे कि जिस तरीके से देनी है हमको जमानत, तो उस जमानत में क्या क्या शर्तें जोड़नी है, क्या क्या शर्तें नहीं जोड़नी है, और अगली सुनवाई की क्या तारीख देनी है और उसको बहस को किस तरीके से आगे लेकर के जाना है। ईडी अगर अपनी कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहती है तो ईडी को आपत्ति किस तरीके से मतलब समय दिया जाए उसको, क्या उनकी आपत्तियां होंगी और फिर दूसरे पक्ष जो है फिर उनका क्या जवाब देगा, ये सारी बातें वहाँ अंदर की जा रही होंगी। और ये भी इस पर विचार किया जा रहा होगा कि अगर हम कोई इस तरीके का आदेश दे देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जाकर के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाएंगे, इस तरीके का कोई आदेश दे दें तो इसके फिर दूसरे परिणाम क्या हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब राजू जो शंका है, जो मतलब
इस मामले में उठ रही हैं वो उसी तरीके से हो सकती हैं कि जिस तरीके से जब मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, महाराष्ट्र का राजीव जी जब उद्धव ठाकरे की तरफ से पहुंचा था तो उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई थी कि ठीक है बाद में आइएगा इसको सुनेंगे। उसके बाद फिर स्पीकर ने था वो अपना खेल वहाँ कर दिया था, वहाँ जिस तरीके से गवर्नर ने अपना खेल जो कर दिया था वहाँ महाराष्ट्र में। और उसके बाद फिर अभिषेक मनु सिंह भी उस केस में मौजूद थे। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से कहा भी था कि साहब यहाँ जो असंवैधानिक सरकार चल रही है ये आपके आदेश से सरकार चल रही है, तो इस तरीके की कोई परिस्थितियाँ पैदा ना होगी फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही कोई इस तरह की बात आ जाए कि साहब आपके आदेश की वजह से जो थी वो अरविंद केजरीवाल को के साथ जो है कोई अन्याय हो गया। तो ये इस पर भी मुझे लगता है कि जो ये पक्ष है इस पर भी शायद माननीय जजों को आपस में विचार विमर्श करना होगा कि किस तरीके से किया जाए कि ताकि कोई भी कानूनी तौर पे या कोई भी इस आदेश का फायदा जो है वो दूसरा पक्ष या कोई भी पक्ष जो है वो इसका कोई गलत फायदा कोई ना उठा सके, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का पक्ष ही हो या सरकार का पक्ष हो यानी ईडी का पक्ष हो, कोई भी उस आदेश का कोई गलत फायदा जो है वो किसी तरीके से ना उठा पाए। इस पर निश्चित तौर पर विचार विमर्श चल रहा होगा और ईडी को मतलब कि अगर उसकी कोई आपत्तियां तो उनकी आपत्तियों कब सुना जाएगा इस पर भी बातचीत चल रही होगी। और ये भी तय किया जा रहा होगा कि हमें इसमें इसको क्या क्या आदेश देने हैं जमानत के किस तरीके से, चूंकि अगर ये लोअर कोर्ट में जाएगा तो लोअर कोर्ट अपना जो है देते समय जैसे संजय सिंह के मामले में उसने अपनी शर्तें जोड़ दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी तो उसमें उसने कोई शर्तें नहीं जोड़ी थी। तो ये बात भी आ गई है एक तरीके से, चूंकि यहाँ एसजी राजू ने कहा भी कि आप देखिए संजय सिंह जो है किस तरीके से उसका मिस यूज़ कर रहे हैं अपनी जमानत का। तो ये सारी बातें जिस तरीके से आई और सुप्रीम लोअर कोर्ट ने जब उसमें जोड़ी थी, पीएमएल कोर्ट राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जब शर्तें जोड़ी थी अरविंद संजय सिंह की जमानत के मामले में, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो वहाँ से वो क्वेश की बंदिश रही थी। तो ये इस तरीके की कोई परिस्थितियाँ पैदा ना होने पाए, चूँकि चुनाव सिर पे है और फिर आकर के अरविंद केजरीवाल को चुनाव में जाना है, प्रचार करना है, तो ये सारी परिस्थितियाँ पैदा ना हो। मुझे लगता है कि बहुत सी जो परिस्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या बन सकती हैं, उसके क्या क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं, इस पर मुझे लगता है कि दोनों जजेस जो है आपस में विचार विमर्श कर रहे होंगे और जब बाहर आएंगे तो हो सकता है कि आज ही आकर के कोई फैसला सुना दे। राजीव जी बिल्कुल 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 हो सकता है कि थोड़ी देर में कोई फैसला दोनों जजों की जो बेंच है ये फैसला सुना दे और फैसले में अंतरिम जमानत पर ही फैसला आना है। लेकिन उसके अलावा दोनों जजों ने जो साफ बात कही है और साफ साफ कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर और बातें हो तो इसके लिए मैं परसों की तारीख या अगले सप्ताह की तारीख भी दे सकता हूं, लेकिन उसके बाद अगला सप्ताह आप जानिए कि बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है ईडी के लिए, उन्होंने कहा है। और मगर बात जो होगी वो केस के ऊपर होगी, बात जमानत के ऊपर नहीं होगी, ये साफ साफ कोर्ट ने कहा है। तो ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी, एक इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ हम देख रहे हैं ये केस जाता हुआ और इसमें अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो लेकर गए हैं वो साफ उसमें यही है कि मेरी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है और इस गिरफ्तारी के खिलाफ वो गए हैं और इसे गैर कानूनी आप घोषित कीजिए, इलीगल घोषित कीजिए। अगर ये गिरफ्तारी इलीगल घोषित हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल के बल्ले बल्ले साफ यहाँ हम देखेंगे। और चुनाव से पहले ये साफ साफ वहां जहां जैसे कहा जा रहा है कि चूंकि टाइमिंग पर यानी आपने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड वे में आपने मुझे गिरफ्तार किया और तब गिरफ्तार किया जब देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, एक नहीं बल्कि 9 समन आपने भेजे, हर समन का मैंने जवाब दिया, सीबीआई ने बुलाया, सीबीआई के यहां भी बयान दर्ज करवाने के लिए मैं गया, ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का पक्ष काफी मजबूत दिखाई देता है और इस मजबूत पक्ष में अब और मजबूती तब आ जाती है जब सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि हम अंतरिम जमानत दे देते हैं। अंतरिम जमानत का मतलब यही होगा कि यहां से फिर अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे और जब भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जब भी बुलाया जाएगा तब वो जाएंगे, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये इतना भी दिखता है। लेकिन इस बीच एक खबर कल शाम को और आई थी कि एनआईए जांच की सिफारिश एलजी ने कर दी है और वो मामला जो है वो दूसरा मामला है और वो सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत में बैन किया हुआ है उससे चंदा लेने का मामला है, उसमें एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। यानी अरविंद केजरीवाल को घेरने की भरपूर कोशिश हो रही है इस चुनाव में कि वो अंदर रहें, चुनाव से बाहर, चुनाव के दौरान, इस चुनाव प्रचार के दौरान ना आए बाहर। हो सकता है कि वो यहाँ पर करते हुए और उसमें सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हुए ईडी और ईडी के जरिए जो सत्तारूढ़ दल है वो दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी।
जी 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 बिल्कुल राजीव जी, सत्तारूढ़ दल ईडी के जरिए ही अपनी सारी चीज़ें कर रहा है और यही आरोप अभिषेक मनु सिंघवी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाए। ये कहा भी कि ये पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला है और चूंकि अरविंद केजरीवाल को जो है काम करने से रोका जाए, उनको चुनाव में हिस्सा ना लेने दिया, इसके लिए सब किया जा रहा है। एक भी पैसा अभी तक ईडी बरामद नहीं कर पाई है, कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया है, किसी भी तरीके से इसमें कोई केस नहीं बनता है, किसी गवाह ने मेरे खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है। जो अप्रूवर बना है उसने एक बयान दिया है, वो भी बयान है, उसका गवाही नहीं है। 164 का बयान है, वो भी जो बयान है राजीव जी 164 का बयान है और पीएमएलए एक्ट में 164 का बयान कोई मान्य नहीं रखता है। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके की चीज़ें हैं उसके आधार पे गिरफ्तारी नहीं बनती है। और आज भी जो है जस्टिस दत्ता ने बीच में टोका था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जब ईडी की तरफ से दलीलें दी जा रही तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम जो विचार कर रहे हैं वो इस पर कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी उचित है या वो गिरफ्तारी उचित नहीं है। इसका मतलब राजीव जी कि इस पर सवाल तो उठ गया है कि गिरफ्तारी किस तरीके से है और क्या क्या गिरफ्तारी की जो नॉर्म्स है मतलब पीएमएलए एक्ट के तहत उसमें ईडी को क्या क्या चीज़ों का मामला जो था वो ध्यान देना चाहिए था, क्या किन किन कानूनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका पालन करना था, जो कि उसने नहीं किया है। चूंकि ये बात सामने आई है कि आपने 164 के बयान के आधार पे किया, आप सीआरपीसी जो है उसकी धारा 41 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये पीएमएलए एक्ट है तो आपको जो भी बात करनी है वो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई है उस पर आपको बात करनी है और पीएमएलए एक्ट की सारी बातों को आपको मानना पड़ेगा। ये भी एक तरीके से आज फिर जो थी वो ईडी को हिदायत दी गई कि आपको जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी आपके पास अख्तियार आते हैं वो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत है और मुकदमा का चलेगा। तो पीएमएलए एक्ट में मुकदमा चलेगा तो इसलिए पीएमएलए एक्ट की बात करनी होगी, सीआरपीसी की बात नहीं करनी होगी, क्योंकि यह मुकदमा सीआरपीसी का नहीं है, यह मुकदमा पीएमएलए एक्ट का है। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मुकदमा जो है पीएमएलए एक्ट का है, पीएमएलए एक्ट के तहत ये बात आगे करनी होगी, सीआरपीसी की तहत बात नहीं करनी होगी। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है दोनों जज, दोनों जो बेंच जो है दोनों जजों की, ये उठ करके अंदर केबिन में गई है और वहां पर इनमें विचार विमर्श हो रहा है कि आगे क्या कुछ करना है। और आप बने रहिए दोस्तों, अभी ये केस बाकी है, अभी आज ये सुनवाई पूरी नहीं हुई है और लेकिन इतना जरूर कहा है जस्टिस खन्ना ने कि आप इसमें और बातें रखना चाहते हैं तो हम केस पे बात करेंगे, हम फिर बात करेंगे जो यहां याचिका दायर की गई है उस पे, हम यहां बात जमानत पे नहीं करेंगे, फिर बात हम करेंगे इस याचिका पे और उसमें लीगल और इलीगल का मामला आएगा कि गिरफ्तारी उनकी इलीगल है या लीगल है। और इस पर आप ये तय मानिए कि अगला सप्ताह आपके लिए भारी पड़ने वाला है। ईडी को साफ साफ हिदायत दी है यहां पर जस्टिस खन्ना ने कि अगला सप्ताह ईडी महोदय आपके लिए भारी पड़ सकता है, बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार रहें उसके लिए। लेकिन उससे पहले आज इस पर क्या कुछ फैसला आता है ये देखना बहुत दिलचस्प है। आज क्या यहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत आज दे दी जाएगी, एक बड़ा सवाल है, उसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिए दोस्तों और लगातार न सिर्फ ये किसी भी नेता, किसी की जमानत और किसी की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, यह मामला जो है ईडी के एक ऐसे केस का है जहां पर ईडी यहां कहीं ना कहीं गलत साबित होते दिखाई दे रही है। अगर यहां पर यह केस अरविंद केजरीवाल का जो की गिरफ्तारी अगर इलीगल घोषित हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि कई सारे केस जो हैं वो इलीगल घोषित होंगे आने वाले समय में इसी राह पे चलते हुए। यानी एक अलग दिशा में जाते हुए इस केस को हम देखेंगे, एक नजीर बनने वाला ये केस है, इसीलिए हमारी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में जो कुछ चल रहा है कोर्ट रूम में वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। आज चुनाव का दिन है, आप जानते हैं मतदान का समय और तीसरा फेज, पहले और दूसरे फेज के बाद लगातार कहा गया कि पहला और दूसरा फेज जो है वो एक अलग दिशा में जा चुका है, जहां पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में यह माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्या अब आगे भी उसी दिशा में जाता हुआ यह केस दिखाई देता है या यह केस जो है इधर अरविंद केजरीवाल का मामले को लाया जाए, इस केस का रिफ्लेक्शन उस पर होता है, चुनाव पे होता है, यह सब कुछ है उल्टा पुल्टा ही सही लेकिन है, क्योंकि एक राजनेता वो गिरफ्तार है, उसकी गिरफ्तारी इलीगल है ये लेकर के वो राजनेता गया है और लेकिन कोर्ट कह रहा है कि हम पहले आपको चलिए, चूंकि
चुनाव का वक्त है, हम आपको पहले जमानत दे देते हैं। अब जमानत का विरोध और उस विरोध में जो बातें हो रही हैं वो भी पल्ले पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में, और इस चर्चा में ईडी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी राजीव जी, फंसता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि बुरी तरीके से ईडी फंस चुका है, क्योंकि ईडी से जो सवाल किए गए हैं और बार बार ये बात कही गई माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी कार्रवाई है वो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत हो। आपने क्या पीएमएलए एक्ट की जो धारा 50 है उसके अंतर्गत आपने किया, इस पे आपने जो बयान लिया क्या वो आपने धारा 19 जो है उसके अंतर्गत लिया, जो एमएसआर है मतलब मुंगता रेड्डी जो है, मुंगता सुरेश रेड्डी, उसका बयान आपने जो लिया वो आपने 164 के बयान के अंतर्गत लिया। 164 का बयान सीआरपीसी का बयान है। सीआरपीसी का जो कानून है वो पीएमएलए पे लागू नहीं होगा, तो आपको पीएमएलए के तहत कार्रवाई करनी थी। यानी कि जो 164 के तहत जो बयान लिया गया है एमएसआर रेड्डी का, जिसके आधार पर राजीव जी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो पीएमएलए एक्ट में वो मानी रखता ही नहीं है 164 का बयान। सबसे बड़ी बात राजीव जी आज निकल करके ये आई है, मुझे लगता है कि जब अभिषेक मनु सिंघवी इस केस की और आगे दलीलों पर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ही इस वक्तव्य को मुझे लगता है वो देंगे कि साहब आपने भी खुद कहा है कि 164 का बयान जो है वो आधार नहीं बनता है। और पिछली सुनवाई में भी राजीव जी ये बात आई थी, उन्होंने पूछा था कि वो जो गवाह का बयान है वो कैसे रिकॉर्ड हुआ, तो उनका कि 164 के थे, तो उनका कि क्या 164 में इसमें हो सकता है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब ईडी तो उसी भी भरोसा करती है, 164 के बयान पे उसी में गिरफ्तारी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें भी आश्चर्य हुआ था कि 164 के बयान पे आपने पीएमएलए एक्ट में आपने गिरफ्तारी कर दी, यानी कि जो कानून है नहीं, जिस कानून में मुकदमा है उसकी आपने गिरफ्तारी कर दी। यानी ठीक राजीव जी, इसीलिए इसी तरीके से कि आपने पाकिस्तान के किसी कानून को में जो है आपने भारत में कोई गिरफ्तारी कर ली, ऐसे इसको इस तरीके से समझा जाए। तो पाकिस्तान का कानून जो था उसमें आपने भारत में गिरफ्तारी कर ली। इसी तरीके से पीएमएलए एक्ट में जो कानून जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो धाराएं हैं आपने उसमें गिरफ्तारी ना करके जो सीआरपीसी की धाराएं थी गिरफ्तारी उसमें की और आपने मुकदमा चला दिया पीएमएलए एक्ट का। ये कुल मिलाकर के एक तरीके से कहा जाए कि ये कंट्राडिक्शंस जिस तरीके से कानून को लेकर के, इसका मतलब कि ईडी को या तो कानून की समझ नहीं है राजीव जी, या वो ये समझते हैं कि ईडी जिस तरीके से चाहेगी या उनके पॉलिटिकल बॉसेस जिस तरीके से चाहेंगे वो पूरी न्यायपालिका को, पूरी न्याय प्रक्रिया को जो है वो एक तरीके से अपने इशारे पर नचाएंगे, या तो वो ये समझते हैं। और अगर ऐसा नहीं समझते हैं तो इसका मतलब फिर ऐसी एजेंसी को कोई जांच करने का अधिकार ही नहीं है जिसको कानून की जानकारी नहीं है कि उसको किस कानून के तहत जो है वो गिरफ्तारी करनी है और किस कानून के तहत उसको अपनी दलीलें पेश करनी है। और ये बात राजीव जी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आई भी कि भाई आप जिस कानून के तहत आए हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उस कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी क्या क्या नॉर्म्स है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। ये बात राजीव जी आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत जोरदार बहस चली आज सुबह से। आप जानते हैं हम लगातार पल पल की रिपोर्ट सुबह 11 बजे से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक दूसरी स्ट्रीम में आप देख रहे होंगे कि उधर चुनाव की गतिविधियों पर हमारी सहयोगी लगातार चर्चा कर रही हैं और चुनाव में यानी कि तीसरे फेज के मतदान, उस मतदान पर भी नजरें हमारी टिकी हुई हैं, लेकिन नजरें हमारी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता जो हैं उनकी बेंच आज क्या फैसला सुनाती है। और इस बेंच में इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहां दोनों जज जो हैं उठ करके अपनी सीट से उठकर जो है वो गए हैं अपनी केबिन में और विचार विमर्श चल रहा है। यहाँ ये भी कहा गया कि मेरिट के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो परसों बात कर सकते हैं, और मेरिट मतलब कि इस केस में क्या आगे करना है, यानी ये लीगल इलीगल घोषित करने वाले। जमानत का मामला उस पर सुनवाई हो चुकी है पूरी, और जमानत के मामले में क्या कुछ फैसला आता है उसका इंतजार है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज अरविंद केजरीवाल के लिए भी, इस फैसले के लिए भी, और इस फैसले के बाद आगे क्या कुछ होता है इस पर निगाहें तो टिकी हुई हैं ही अमलेंदु जी, लेकिन निगाहें सबकी उधर भी टिकी हुई हैं कि चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। आपकी हमारी सबकी निगाहें उधर भी टिकी हुई हैं, जो इसलिए क्योंकि तीसरे फेज का मतदान और तीसरे फेज के मतदान में बहुत ऐसी बातें, बहुत ऐसी चीज हैं जिनको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि तीसरा फेज जो है वो पहले और दूसरे फेज की तरह ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन दोनों को क्लब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत की जो बात हो रही है वो चुनाव के कारण ही हो रहा है, यानी चुनाव के कारण ही उनको जमानत देने की बात हो रही है। इसलिए
और कहा जा रहा है कि इनको इसलिए हम देना भी चाह रहे हैं, अगर चुनाव का वक्त नहीं होता तो हम इनको जमानत की बात नहीं करते, लेकिन उनके केस को लेकर के और केस इलीगल घोषित कराने के लिए जो पूरी याचिका है, जो दलीलें, जो बातें हो रही हैं वो भी दिलचस्प हैं, और उसी में इतनी सारी बातें आई हैं। और सबसे बड़ी बात, साफ साफ यहाँ कोर्ट ने कहा कि 2 साल तक आप किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में ही लगे हुए हैं। 2 साल तक आप इन्होंने पूछा कब गिरफ्तार किया शरत रेड्डी को, आपको याद होगा? जी पूछा नवंबर में, नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में आपने गिरफ्तार किया, और आपने पूछा कि MSR को आपने गिरफ्तार कब किया, उनके बयान कब हुए, फिर आखिरी बयान जो था वो जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आया, पहली बार जो अरविंद केजरीवाल का नाम कब आया ये भी पूछा गया। तो बताया गया कि साहब जुलाई 2023 में उनका पहली बार नाम आया। फिर ये पूछा गया कि अच्छा जुलाई 2023 में आया तो आपने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया था उनको, ये भी सवाल आया। फिर ये भी सवाल आया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि भाई जुलाई 2023 में मेरा नाम आया था और आपने मुझको 21 मार्च 2024 को आपने गिरफ्तार किया, तो इतने समय तक आपने मुझे खुला क्यों छोड़ दिया। तो ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि भाई आपने फिर इनको तब गिरफ्तार क्यों नहीं किया। फिर ये दलील आई ईडी की तरफ से, शायद इन्होंने 9 समन का जो था वो उस पर उपस्थित नहीं हुए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने आपके हर समन का जवाब दिया। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा भी कि भाई हम तो इनके हर समन का हमने इनको जवाब दिया, सीबीआई ने हमको बुलाया, हम उसके सामने पेश हुए, हमने इनसे पूछा कि भाई हम इसमें गवाह हैं कि हम इसमें आरोपी हैं, क्या है, इन्होंने हमको नहीं बताया कि हम इसमें गवाह हैं या आरोपी हैं। फिर ये कहा गया कि भाई जो जिस आधार पर आपने मुझको गिरफ्तार किया है वो आधार है आपका जुलाई 2023 का MSR का बयान, जो मुंगटा शरत रेड्डी है उसका बयान जो है, उसके आधार पे आपने मुझको 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया। तो जिस बयान के आधार पे आपने मुझको 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया, वो आधार तो आपके पास जुलाई 2023 में भी गिरफ्तार करने का था, तो आपने 2023 में मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। आपने मुझको 9 समन भेजे, तो अगर आपने मुझे उस आधार पे गिरफ्तार किया है तो आप उस समन में बता सकते थे कि हमारे पास ये आधार है, इसके आधार पे हम आपको बुला रहे हैं, समन में आपको करते। आपने नहीं बताया, हमने आपसे रिटर्न में पूछा कि मैं आरोपी हूँ या मैं इसमें गवाह हूँ, क्या हूँ, आप मुझे बताइए, आपने मुझको नहीं बताया। फिर राजीव जी जिस दिन बहस हुई थी सुप्रीम उसमें हाईकोर्ट में 21 मार्च को हाईकोर्ट में, वहाँ ईडी ने जाकर के कहा था कि हम इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तार करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हम तो केवल इनसे पूछताछ करने के लिए इनको बुला रहे हैं। इसी पे हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका जो थी वो खारिज कर दी थी कि भाई आप जो है इनके सामने जाकर के पेश होइए। अरविंद केजरीवाल घर आ गए, ईडी वहां से छूटती हुई जाकर के सीधे अरविंद केजरीवाल के घर से पहुंच जाती हुई जाके गिरफ्तार कर देती है। तो भाई 2 घंटे में आपके पास ऐसे कौन से कारण मौजूद हो गए कि जो आप हाईकोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि हमें इनको गिरफ्तार नहीं करना है, और वो कारण आपके पास मौजूद हो गए, आपने उनको गिरफ्तार कर दिया जाकर के। तो ये सारे सवालों के जवाब ईडी को देने राजीव जी, और मुझे लगता है कि चूंकि ईडी के पास ये सब जवाब नहीं है, चूंकि अपने पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पर वो काम करते रहे, उस तरीके से आगे जाते रहे, चूंकि वो सोच रहे थे कि चूंकि सरकार है मोदी जी की, तो मोदी जी जो चाहेंगे वो करेंगे, कानून से ऊपर मोदी जी भी हैं, तो ईडी भी कानून से ऊपर हो जाएगा। लेकिन अभी देश में राजीव जी संविधान की मर्यादाएं बची हुई हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अभी तक है, काम कर रहा है, तो अभी तक इमरजेंसी भी लागू नहीं हुई है, तो अभी जो है बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें आ गई और परत दर परत खुलने लगी। जिस तरीके से राजीव जी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के बहुत सी परतें खुली जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी राजीव जी अब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें खुलती जाएंगी कि ईडी ने किस तरीके की फंक्शनिंग की है। तमाम केसेस में राजीव जी ये बात आ जाएगी कि क्या PMLA एक्ट के अंतर्गत जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें PMLA एक्ट का सही से पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, या PMLA एक्ट और CRPC की धारा दोनों को मिला करके गड्ढमड्ढ करने का प्रयास किया गया है, और अपने पक्ष की चीजें जो है वो ठीक कर ली जाए और दूसरों को फंसा दिया जाए। ये राजीव जी एक तरीके से चीजें सब सामने आएंगी, और मुझे लगता है कि ये बड़ी बहस जो है ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का एक केस नहीं होगा, ये केस जो एक जाकर के नज़ीर बनेगा, और आगे आने वाली भी जो ईडी के तमाम केसेस होंगे उनमें ये एक केस बन सकता है। हो सकता है राजीव जी 4 जून के बाद इसी तरीके की ये केस है, ये शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी एक नज़ीर बन जाए। 4 जून के बाद इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो जाए कि ईडी फिर कोई कार्रवाई करे बीजेपी के नेताओं के ऊपर, तो वहीं जाकर के अरविंद केजरीवाल के केस का हवाला जो है ईडी के केसेस में जाकर के बीजेपी के नेता जाकर के देने लग जाए, तो ये भी कुछ हो सकता है। मतलब चुनाव है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, तो सारी संभावनाओं का खेल है कुल मिलाकर के। लेकिन जिस तरीके से राजीव जी आज जो तीसरा चरण है, और जिस तरीके से बूथ लूटने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, और जिस तरीके वीडियो सब वायरल हो रहे हैं, ये गंभीर चिंता जो है व्यक्त करते हैं। और जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि
जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने आज ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को राजीव जी एक चिट्ठी भी लिखी है कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो बेईमानी कर रहा है और किस तरीके से आंकड़ों को छुपाने का खेल किया जा रहा है। 11 दिन तक जो है आप पहले और दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े जो हैं उनको आप नहीं बताते हैं और फिर जब सवाल उठते हैं तब आप उन आंकड़ों को एकदम से जारी कर देते हैं, और जो आंकड़े आप जारी करते हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि उसमें अंतर है लगभग 6 से 7% का, जो आंकड़े मतदान के बाद घोषित किए गए और 11 दिन के बाद उसको किया गया। इसको लेकर के तो उस पर उन्होंने चिट्ठी जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं को लिखी और कहा है कि बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, चूंकि चुनाव आयोग जो है वो एक तरीके से बीजेपी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रहा है। तो राजीव जी, यहाँ राजनीति, न्यायपालिका और चुनाव, बहुत सारी चीज़ें गजमज एक साथ चल रही हैं और मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत क्रूशियल है एक तरीके से कहा जाए देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए भी, और अदालतों में भी राजीव जी जो मुकदमे चल रहे हैं वो भी एक तरीके से कहा जाए वो संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या हो, किस तरीके से कानून का पालन किया जाए और किस तरीके से सरकारी एजेंसियां जो खासतौर से जो जांच एजेंसियां हैं वो खुद को कानून से ऊपर ना समझने लगें, इसके लिहाज से भी ये मुकदमा जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी 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 बिल्कुल, ये मुकदमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना फैसला सुनाए, बिना कुछ कहे बेंच उठ गई अभी से लगभग 15-20 मिनट पहले, और इंतजार है कि क्योंकि अभी तक ऐसा होता नहीं है कि बेंच बिना कुछ बताए हुए चली जाए। इसका मतलब है कि अंदर जाकर ये विचार विमर्श कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आकर क्या फैसला इधर से बेंच पर सुनाया जा रहा है, बेंच क्या फैसला सुनाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम सबको, हमको, आपको, हम सबको इंतजार है उस फैसले का जिसमें अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कि जमानत मिल जाए। अंतरिम जमानत की बात हुई थी और आप याद कीजिए जस्टिस खन्ना ने कहा था कि अंतिम फैसला और अंतरिम जमानत दोनों देने का अधिकार हमें है, और यह बात उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दिया था। तुषार मेहता काफी बीच में रोकने टोकने की कोशिश कर रहे थे, बुदबुदा भी रहे थे, इन सब पर थोड़ी नाराजगी भी जस्टिस खन्ना ने दिखाई थी। और उसके बाद लेकिन बहुत सारी सुनवाइयां हुई और उसमें एक बात और, एक शर्त यह भी लगाई गई कि हम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हैं, लेकिन शर्त हमारी यही है कि वो आधिकारिक काम नहीं करेंगे। तो इस पर भी इधर अभिषेक मनु सिंघवी ने भले ही मजाकिया लहजे में कहा कि ये व्यंग कर रहा हूं मैं, जस्ट जोकिंग, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है, साफ साफ उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ से कोई फाइल जाती है दिल्ली सरकार से एलजी के पास, तो क्या एलजी कहेंगे कि मुख्यमंत्री से साइन करवा के लाओ? तो ये सारी बातें होती रहीं। तो ये बहुत कुछ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सबको इंतजार है, आपको इंतजार है कि कब बेंच दोबारा बैठती है, क्योंकि बेंच बिना सुने, बिना कुछ बताए, क्योंकि बेंच अमूमन 4 बजे तक बैठती है, अमलेंदु जी 4 बजे तक बेंच बैठती है और कई बार उसको आगे भी बढ़ाती है। हमने देखा कि 4 बजे तक 2 से 4 2 दिन तक बहस चली है, और आज अभी 3:23 हो रहा है। इंतज़ार कर रहा हूं कि बेंच जैसे ही रीअसेंबल हो और उसके बाद हम फिर से ये कुछ फैसला आए, वो फैसला आप तक ले आए। लेकिन इम्पोर्टेंट पहलू पे चर्चा हम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मामला, इस मामले में जो कहानी है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आगे क्या कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी दलीलें सुन ली हैं, आज फैसला आ सकता है और ये कहा जा रहा है फैसला हो सकता है वेबसाइट पर भी अपलोड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हमारे पास 2:30 बजे तक का समय है, 2:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने सुना भी। उसके बाद से हम लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ाए हुए हैं। उसमें 2:30 नहीं बल्कि आगे भी उसमें बातें हुई हैं। तो बहुत कुछ है अमलेंदु जी जिसमें ये साफ दिख रहा है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कुछ फैसला लेकर के आ जाए। हाँ राजू जी, ये भी हो सकता है कुछ फैसला लेकर के आ जाए, और ये भी हो सकता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम आपको परसों की डेट देते हैं, तो इस पर आगे की बहस के लिए तो परसों की डेट पे बात चली जाए और आदेश जो है कोई वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाए, जो इंटरिम बेल का आदेश है वो हो जाए। चूँकि इस पर उनकी जो आपत्तियां थी ईडी की, उसको जो है सुन चुकी मतलब अदालत। अब इसमें इनकी आपत्तियां
इंटरिम बेल को लेकर के उसको नहीं सुननी है अदालत को। इतना तो राजीव जी एक तरीके से स्पष्ट है। और चूंकि कहा जस्टिस खन्ना ने कि हम अस्थायी रूप से देखेंगे कि मामला परसों खत्म हो सकता है या अगले हफ्ते सूचीबद्ध हो सकता है, यानी कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है, मतलब जो बढ़ेगा ही, तो परसों खत्म हो सकता है कि नहीं, इस पर सुनवाई जो है वो परसों खत्म हो सकती है या अगले हफ्ते बढ़ती है, तो फिर अगला हफ्ता जो है फिर ईडी के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होगा। ये एक तरीके से संदेश दिया गया था। तो कुल मिला के राजीव जी समझा ये जा सकता है कि मुझे लगता है कि शायद आज जो है कोई फैसला आएगा तो वो वेबसाइट पे अपलोड हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 4 बजे तक या अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में फैसला आ जाए। हो सकता है कि अभी दोनों जजेस अंदर गए हैं, वहाँ बैठ कर के डिक्टेट करा रहे हो क्या फैसला है, और फैसला डिक्टेट होकर टाइप होकर जब आएगा तो उसको आकर के पढ़ दिया जाए ओपन कोर्ट में आकर के। ये भी एक तरीके से हो सकता है। लेकिन ये तय है राजीव जी की इंटरिम बेल मिलने जा रही है अरविंद केजरीवाल को, और क्या उसमें नॉर्म्स जोड़ी जाती हैं, क्या नॉर्म्स नहीं जोड़ी जाती हैं, यह भी देखना होगा कि उसमें क्या नॉर्म्स जोड़ी गई हैं, क्या नॉर्म्स जो उसमें नहीं जोड़ी गई हैं, किन शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत मिल रही है, इंटरिम बेल मिल रही है, या चुनाव प्रचार के लिए इंटरिम बेल मिल रही है, या उसमें कोई शर्तें नहीं जोड़ी जाती हैं। कहा जाता है कि ठीक है चुनाव है, आपको इंटरिम बेल दी जा रही है, कोई शर्तें उसमें नहीं दी जाती हैं, ये देखना होगा। आज राजीव जी अगर फैसला ये अपलोड हो जाता है वेबसाइट पे, तो कल फिर इसको लोअर कोर्ट में वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि जमानत राजीव जी उसी कोर्ट में दी जाती है जहाँ मुकदमा होता है, यानी जहाँ आपकी लोअर कोर्ट में जो चल रही हो तो जमानत वहीं दी जाएगी। उसके पेपर्स जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में ही दाखिल किए जाएंगे। तो आज तो मुझे लगता है राजीव जी अरविंद केजरीवाल शायद बाहर नहीं आ सकते, चूँकि 3:26 हो चुका है, तो अपलोड अभी भी हो जाता है, थोड़ी देर में भी हो जाता है। तो आज तो वो जमानत की प्रक्रिया वहाँ लोअर कोर्ट में पूरी नहीं हो सकती, वो तो कल ही पूरी होगी लोअर कोर्ट में। तो अब देखना ये है कि वो किस समय अपलोड होता है इंटरिम बेल का ऑर्डर वेबसाइट पे, या अभी आकर के खुली अदालत में माननीय जज जो है वो आकर के घोषित करते हैं कि क्या इसमें फैसला उन्होंने दिया है इंटरिम बेल को लेकर के। तो राजीव जी अभी फैसला जो है वो इंटरिम बेल पर ही आना है। इस पे सुनवाई आगे जारी रहेगी, जो केस है उस पे सुनवाई आगे रहेगी, और गुण दोष पे आधार पे इस पे सुनवाई जारी होगी। और जिस तरीके से कहा आज माननीय उच्चतम न्यायालय कि हमारा कंसर्न इस बात को लेकर के है कि जो धारा 19 PMLA एक्ट की है उसके तहत कार्रवाई इसमें हुई है कि नहीं हुई है। गिरफ्तारी करते समय या केस को बनाते समय ईडी ने PMLA एक्ट की जो कानून है उनका पालन किया है कि नहीं किया है, धारा 45 का पालन किया है कि नहीं किया है, धारा 50 का पालन किया है कि नहीं किया है, इसको लेकर के सारी चीज़ें जो है वो है। और इस पे बहस लंबी मुझे लगता है चल सकती है। परसों भी इस पे सुनवाई होगी, उसके बाद में भी इस पे सुनवाई हो सकती है। कुल मिलाकर के अभी इंतजार इस बात का है कि ये फैसला जो है वो वेबसाइट पे किस समय अपलोड होता है, क्या फैसला अपलोड होता है, कब जो है लोअर कोर्ट में जाकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से इंटरिम बेल के लिए जो वो पेपर्स दाखिल किए जाते हैं, इंटरिम बेल के लिए जमानती देने होंगे या सिर्फ जो है वो किसी बॉन्ड से काम चल जाएगा, ये भी अभी देखना होगा राजीव जी। क्या उसमें इंटरिम बेल में कोई शर्त ये भी दी जाती है कि आपको इतने रुपए की जमानती देने होंगे, इस तरह की कोई बात भी आती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। चूँकि अगर मुख्यमंत्री एक है और आप उसको जमानत दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए फिर किसी को कोई जमानती इस तरीके से देना पड़ेगा कि कितनी मतलब इतने रुपए की आप जमानत दे दीजिए। इस तरह की चीज़ मुझे लगता है कि शायद शर्तें नहीं होनी चाहिए कि इतने प्रतिभूति पे जो है जमानत दी जाती है, ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होंगी। लेकिन देखना होगा कि क्या क्या उसमें शर्तें जोड़ी जाती हैं, शर्तें नहीं जोड़ी जाती हैं। ईडी के ने जो आज जितनी आपत्तियां की, उन आपत्तियों में से कितनी आपत्तियां जो हैं उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है और कितनी आपत्तियों को खारिज करता है, खासतौर से इंटरिम बिल के संबंध में। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें इंतजार है। हो सकता है कि वेबसाइट पे अपलोड कर दे फैसला जमानत का, हो सकता है कि परसों इस पर हो सकता है कि अभी से थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब 4 बजने में लगभग आधे घंटे का वक्त है। और ये जो मामला है अचानक बिना कहे हुए अगर कोर्ट में ये बेंच उठ गई है, तो कुछ न कुछ अपना अंदर जाकर फैसला करने या उस पर अपनी बात विचार करने का शायद चल रहा होगा। एक चलता है कि आगे क्या कुछ किया जाए। मुझे लगता है अमलिंदु जी, हम लोगों को भी इंतजार करना चाहिए क्या कुछ कोर्ट से आता है। हमारे तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं अपनी और हमारे बातों, हमारे इस पूरे मामले को जैसे हम पहुंचा रहे हैं एक सरल हिंदी में और बहुत ही आसान भाषा
हमेशा आसान शब्दों में कि कोर्ट के अंदर चला क्या, वो सारी चीज़ें कई बार रिकैप कर चुके हैं हम, लेकिन एक बहुत ही शानदार दलील यहाँ पेश की आज अभिषेक मनु सिंघवी को जब भी मौका मिला तब भी, और पहले भी 2 दिनों की दलीलों में उन्होंने इतनी सारी बातें रख दी थी कि वहाँ पर तमाम दलीलों के आधार पर ही उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए संजीव खन्ना नजर आए, जस्टिस संजीव खन्ना नजर आए और उनके सामने हाफते हुए कहें या कहें तो परेशान होते हुए नजर आए राजू और तुषार मेहता और राजू ने जो बातें कही थी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पहलू वहाँ जो जिसकी चर्चा लगातार हम लोग कर ही रहे थे, और वहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा था कि ये जो पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल का केस है, ये केस उस दिशा में अब जा रहा है जिस दिशा में उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। और अब इस पे अगर जो सुनवाई आगे होगी तो वही सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने कहा भी था कि अगर हम आगे सुनवाई करेंगे तो यही करेंगे कि ये केस किस मतलब क्या स्टैंड रखता है या नहीं रखता है, उनकी गिरफ्तारी स्टैंड रखती है या नहीं रखती है। अगर गिरफ्तारी उनकी अवैध है तो फिर मामला ही दूसरा हो जाएगा। एक बहुत ही दिलचस्प केस है अमलेंदु जी, और दिलचस्प केस इस हिसाब से भी ये दिखाई देता है क्योंकि यहाँ से एक उस दिशा में ईडी या ऐसी जांच एजेंसियों के काम जो हैं वो दिखाई देते हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि सरकार की दखलंदाजी नज़र आती है, कहीं ना कहीं पक्षपात नज़र आता है। वो नहीं होना चाहिए, खासकर जब आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करते हो तो पक्षपातपूर्ण रवैये से आपको बाहर होना चाहिए। लेकिन देश में चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त अगर एक राजनेता को आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो गिरफ्तारी के, क्योंकि एक यही नहीं, आप देखिए हेमंत सोरेन भी जेल में हैं, के कविता भी जेल में हैं, सब अलग अलग और कई सारे ऐसे लोग हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह को अभी अभी छोड़ा है लेकिन वो भी जमानत पे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो दिखाती हैं कि ये मामला इतना आसान नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और भी ऊपर उठ करके दिखती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही इलीगल घोषित कराने की जो कोशिश है उस कोशिश में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, सफल नजर आ रहे हैं, सफल होते नजर आ रहे हैं या उस कगार तक पहुंचते नजर आ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। जो दलील, जो बात उन्होंने रखी है वो बात बहुत हद तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गई है। वो बात बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ाते हुए नजर भी आ रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, इन दोनों की बेंच ने जो बात कही है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी नजर आ रही है अमलेंदु जी क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं ये केस उस दिशा में जाएगा जहां दूसरों को भी फायदा होगा। जी बिल्कुल राजीव जी, ये मामला जो है इसी तरफ है कि ये एक तरह से कहा जाए कि ये मतलब एक नज़ीर बन जाएगा कि आगे भी इस तरीके की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें, उन गिरफ्तारियों में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ये चीज़ें सामने आ सकती हैं और ये एक तरीके से बड़ा एक जो है वो नज़ीर, एक बेंचमार्क जो है ये मुकदमा में जो फैसला आएगा वो बन सकता है। फिलहाल तो राजीव जी इंटरिम बेल मिल जाएगी अरविंद केजरीवाल को, ऐसी आशा है, और वो ऑर्डर उसका अपलोड हो जाएगा। लेकिन ये केस किस तरफ बढ़ता है आगे और किस तरीके से इस केस में जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आगे अभी इस केस में काफ़ी कुछ चलेगा आगे जब बहस होगी इसमें, और बहुत सी परतें इस केस में राजीव जी जाके खुलेंगी क्योंकि जिस तरीके से परतें खुली हैं। राजीव जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक तरीके से कहा जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सवाल जो थे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछे गए थे और उन सवालों के जवाब में निकल करके बहुत सारी चीज़ें जो थी वो खुल करके सामने आई थी। उसी तरीके से इस केस में तमाम सवाल जो हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं ईडी से कि आपने इसमें क्या किया, किसके तहत गिरफ्तारी की, किसके बयान लिए, कब आपने बयान लिए, कब अरविंद केजरीवाल का नाम आया। तो इस तरीके के जो सवाल किए गए तो उससे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं और कई जगह पे सुप्रीम कोर्ट को आश्चर्य हुआ है कि अच्छा ऐसा भी हुआ, इस तरीके का मतलब ये चीज़ें हुई कि आपने इस कानून का पालन नहीं किया या आप इस कानून को किस तरीके से गड्ढमड्ढ कर रहे हैं। तो ये राजीव जी जिस तरीके से चीज़ें सब सामने आ रही है इससे साफ तौर पर एक बात तो समझी जा सकती है कि ये कुल मिलाकर के केस एक दूसरी दिशा में बढ़ रहा है जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए और ईडी के लिए एक गंभीर जो कह सकते हैं सेटबैक हो सकता है, उनको एक गंभीर जो है वो इसके
चुनौती मिल सकती है। और ये भी हो सकता है राजीव जी की आगे चल के समय फिर कहा कि 4 जून के बाद यही इस केस की नज़ीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में भी पेश करे, उनके तमाम बहुत से नेता जो है इसको पेश करें, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। चूँकि राजीव जी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में ये केस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चूँकि ये केस जो है कुल मिलाकर के एक पॉलिटिकल केस है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दावा करते रहे हैं कि मुझको 5 साल और दे दो, सबको जेल भेज दूंगा, तो ये सबको जेल भेजने का जो दावा करते रहे, मुझे लगता है कि इसकी तरफ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए कि ईडी प्रधानमंत्री के कहे पे किस तरीके से काम कर रही है और सबको जेल भेजने का काम कर रही है, जबकि उसके पास कोई सबूत और कोई मनी ट्रेल, कोई पैसा उसने अब तक पकड़ा नहीं है। तो किस तरीके से ये फर्जी केसेस तैयार किए जा रहे हैं और राजनेताओं को, इसमें खासतौर से विपक्ष के राजनेता हैं, उनको फंसाया जा रहा है, और जो राजनेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उसके मुकदमे किस तरीके से खत्म किए जा रहे हैं। राजीव जी जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। कुछ ही पल में आने वाला है फैसला, ये हम कह सकते हैं। और तमाम ये सबको इंतजार है कि केजरीवाल पर कुछ ही पल में फैसला आ सकता है। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मामला, इसको हम उसी दिशा में देख सकते हैं। और बेंच जो है वो अचानक उठी है। बेंच ने उससे पहले ही कह दिया था अमलेंदु जी की हमारे पास आधा घंटा समय, हम आधे घंटे का आपको समय देंगे। बेंच उठी, लेकिन बेंच ने ये भी कहा कि इस पे अगर आप और डीपली जाना चाहते हैं तो मैं परसों का समय दे सकता हूं। और जजेस ने कहा, और उन्होंने कहा कि अगर आप परसों का हम नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आगे का समय देंगे तो अगला सप्ताह आपके लिए भारी हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, ये भी आप तय मानिए। और साथ साथ ये भी तय मानिए कि ये केस अब दूसरी दिशा में जा चुका है, जहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट ही ये कहे अमलेंदु जी कि हम इस मामले में आपको यानी कि अंतरिम जमानत दे सकते हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है अमलेंदु जी कि हम लोगों को भी एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। जी। और थोड़ा इंतजार करते हैं। 4 बजे से फिर हम आएंगे और इसमें या तो उस फैसले के साथ आएंगे जो फैसला आना है, या इस पे समीक्षा के साथ। लेकिन इसी मसले को लेकर 4 बजे से हम दोबारा आपके सामने आएंगे। और इंतजार है, क्योंकि 4 बजे का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 4 बजे तक सुनवाई होती है अमूमन कोर्ट में, और जज अभी गए नहीं है कहीं, जज अपने केबिन में गए हैं, दोनों जज, और वहां